वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज ही एक सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुई है जिसका नाम है पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस। ये जो एक वेब सीरीज आई है ये 2010 में बनी पर्सी जैक्सन की मूवी पे बेस्ड है। पर्सी जैक्सन के अब तक टोटल 2 पार्ट आए थे, जो कि पहला पार्ट 2010 में और दूसरा पार्ट 2013 में रिलीज हुआ था, जो कि अब तक की वन ऑफ बेस्ट फैंटेसी मूवी के अंदर स्टैंड करती है। जिसके बाद में इसका तीसरा पार्ट आराम से आ सकता था क्योंकि मूवी के अंदर बहुत सारा स्कोप था। हालांकि ये सारी की सारी स्टोरी एक कॉमिक से उठाई गई है, जहाँ पे आगे के लिए भी काफी सारी स्टोरी ऑलरेडी रखी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका तीसरा पार्ट नहीं बना, जिसके तकरीबन आराम से हम कह सकते हैं 10 साल बाद, क्योंकि 2020 के अंदर इसकी प्लानिंग शुरू हुई थी। सारी शूटिंग कंप्लीट करके ये सब कुछ 2023 के अंदर खत्म हुआ और अब इसकी रिलीजिंग डेट आई है। जब पहली बार पर्सी जैक्सन का मैंने टीजर देखा था, मैं तभी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि हो सकता है कि इस वेब सीरीज के अंदर जो पर्सी जैक्सन के जो थर्ड पार्ट थे, यानी कि आगे की जितनी भी स्टोरी है वो सब कुछ इस वेब सीरीज के अंदर कवर कर ली जाएगी। जैसे कि हमने इसका मेन लीड कैरेक्टर देखा, वो एक छोटे से बच्चे को लिया गया है। हालांकि जो मेन स्टोरी है उससे कई सारे बदलाव हैं इस वेब सीरीज के अंदर, लेकिन वो बदलाव बिल्कुल अच्छे के लिए किए गए हैं। अब तक इस वेब सीरीज के 2 एपिसोड आ चुके हैं। मैंने उन दोनों एपिसोड्स को देख लिया है और मैं आराम से आगे तक का इमेजिनेशन कर पा रही हूँ कि इसके आगे आगे क्या क्या चीजें आने वाली है। हालांकि कुछ चीजें अलग अलग भी है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि 10 साल बाद के जो एक VFX डाले गए हैं, विजुअलाइजेशन डाली गई है, साथ ही में अलग अलग थ्रिलिंग पार्ट डाले गए हैं, थोड़ा सा डार्क रखा गया है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। अब तक 2 एपिसोड आने के बाद में आगे आने वाले एपिसोड इसके हर वेडनेसडे को आते जाएंगे। वेडनेसडे से तो गाइज मुझे वेडनेसडे वाली सीरीज याद आ गई जो कि नेटफ्लिक्स पे आई थी। अगर अब तक भी आपने उसे नहीं देखा है तो गाइज मेरे चैनल पे आप जरूर चेकआउट करिएगा। और इस पर्सी जैक्सन की बात करें तो मैंने एक एक डिटेल इसकी मूवी के अंदर दी है गाइज, चाहे वो फर्स्ट मूवी हो या फिर सेकंड मूवी हो। तो अगर आप इस वेब सीरीज को स्टार्ट करते हैं तो मेरी एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि प्लीज आप उस मूवी को जरूर एक बार देख लीजिएगा, जिसके अंदर मैंने काफी सारी रिसर्च करके और काफी सारी डिटेल से वो वीडियो बनाया था। हम वापस से इसी वेब सीरीज पे आ जाते हैं, जहाँ पे वेब सीरीज स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको इसकी मेन स्टोरी का एक बेस बता देती हूँ। ये सारी स्टोरी ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे 12 देवताओं की कहानी है, जिसके अंदर से 3 देवता सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा पावर्स रखने वाले देवता है। सबसे बड़े देवता ज़्यूस, जिनके पास में थंडर की पावर है, यानी कि बिजलियों की शक्तियां, या फिर हम कह सकते हैं आसमान की शक्ति, और साथ ही में उन्हें स्वर्ग का देवता भी कहा जाता है। ज़्यूस को हमने और भी कई सारी मूवीज के अंदर देखा है और साथ ही में हमें उनकी पावर्स के बारे में अच्छा खासा अंदाजा है। सेकंड नंबर पे जो देवता आते हैं वो है पोसाइडन। वो पानी के देवता हैं, जिनके पास में पानी की हर तरह की पावर है। पोसाइडन को भी हमने कई सारी मूवीज के अंदर या फिर हम कह सकते हैं इंडिविजुअल मूवीज में या फिर साइड वाली मूवीज में भी देखा है, जहाँ पे पानी से रिलेटेड या फिर कई बार हवाओं से भी रिलेटेड उनके पास में पावर्स रहती है। पानी के अंदर रहने वाले जानवर हो या फिर पानी की लहरें हो, हर एक चीज इसी देवता के अंडर आती है। इसी के साथ में जो तीसरा देवता है वो है हिडीस। ये है नर्क का देवता, जिसे एक तरीके से श्राप दिया गया था कि आपको हमेशा हमेशा के लिए नर्क की आग में ही झुलसना है। इसी के कारण वो अपना घर नर्क में ही बना के रहता है, लेकिन जब भी मीटिंग वगैरह होती है तो उसके पास में भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एक वक्त ऐसा था कि जब ये सारे देवता इंसानों के साथ रहा करते थे, लेकिन उसके बाद में एक वक्त ऐसा आया कि जब सारे देवताओं को इंसानों के साथ रहने की मनाही कर दी गई। साथ ही में जो सबसे बड़े देवता हैं ज़्यूस, उनके पास एक थंडर बोल्ट है जिसके अंदर इन्फिनिटी पावर है। बाकी के सारे देवता भी कई बार सोचते हैं उसे लेने के लिए, और ये सारी वेब सीरीज उसी के ऊपर बेस्ड है। इसी के साथ में एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम पर्सियस जैक्सन है, जिसका शॉर्ट फॉर्म पर्सी है। ये लड़का कहता है कि अगर किसी को भी पता है कि वो हाफ ब्लड है तो आप कोशिश करिए कि उसी वक्त आप मुड़ जाएं। अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, आप उस जगह से भाग गए तो आपके साथ में बहुत अच्छा होगा, लेकिन बुराई तो तब शुरू होती है जब आप उस चीज को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप कभी वहां से मुड़ ही नहीं सकते। आप एक बार अगर उसके अंदर एंटर कर गए तो आपको भी नहीं पता कि आपके सामने क्या क्या चीजें आती जाएगी। अब हाफ ब्लड और डेमीगॉड का क्या मतलब है वो गाइज मैं आपको आगे बताऊंगी। सीन जिसके बाद में एक स्कूल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। टीचर्स अपने आंखों के सामने देखते हैं कि पर्सी टेरेस के ऊपर चढ़ गया है और बस सामने की बिल्डिंग की तरफ देखता जा रहा है। हमें पता चलता है कि पर्सी सामने की बिल्डिंग पे एक ऐसा घोड़ा देख पा रहा है जिसकी विंग्स है, लेकिन बाकी कोई भी इंसान ये चीज नहीं देख पा रहा है। साथ ही में पर्सी को एक ऐसी बीमारी है जिससे कि वो कभी भी सही शब्दों को सही कॉम्बिनेशन में नहीं पढ़ पाता। पर्सी जिस विंडो के पास में बैठा था, बाहर से लोगों को देखने पे तो एक ट्रक दिखाई देता है, लेकिन पर्सी को वो एक मैकेनिकल बुल दिखाई देता है। इन सारी चीजों को वो अपने एक बुक के अंदर उतार लेता है। गाइस, अगर हम मूवीज की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स, जितने भी मॉन्स्टर, देवता, सारे लोग हमने देखे थे, इस वेब सीरीज के अंदर इस बच्चे ने अभी ही उन सारी चीजों को बुक के अंदर उतार दी। हालांकि उस मूवी के अंदर जो बड़ा वाला पर्सी था उसे इन सब चीजों के
बारे में स्टार्टिंग से पता ही नहीं था। खैर, जिसके बाद में इन सारे बच्चों को एक म्यूजियम के अंदर लेके आया जाता है जहाँ पे ग्रीक गॉड्स की बहुत बड़े बड़े सी मूर्तियां थी और उनके ऊपर बच्चों को थ्योरी लिखने के लिए कहा गया था कि आप पढ़े और समझे। यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्सी के एक टीचर है जो कि उसे लैटिन पढ़ाते हैं, लेकिन वो टीचर तो व्हील चेयर पे है। इन टीचर का नाम मिस्टर ब्रूनर है जो कि आगे तक हमें दिखाई देंगे। जब पर्सी यहाँ पे एक बहुत बड़ी मूर्ति को देखता है जिसके हाथ में मेड्यूसा का सर था तो वो कुछ सोचने लग जाता है। उसी वक्त उसकी माँ उसके ख्यालों में आती है और बातें करती है कि जरूरी नहीं है कि जो गॉड आपको जैसा दिखाई दे रहा है वो वैसा ही हो, जरूरी नहीं है कि हर अच्छा गॉड अच्छा ही हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर बुरे गॉड को बुरा ही माना जाए। हर देवता की अलग अलग कहानियां होती है। ये सब कुछ पर्सी की एक इमेजिनेशन थी। इसी के कारण वो अपनी माँ का नाम पुकारने लगता है, लेकिन सामने जो लड़कियां खड़ी थी वो उसे हद से ज्यादा बुली करने लगती है कि अच्छा बेटा, तुम्हें अपनी माँ की जरूरत है, लो आ जाओ, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे सामने ही खड़ी है। ये सारी चीजें मिस्टर ब्रूनर देख रहे थे और वो पर्सी को कहते हैं कि लो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, आज से ये पेन तुम रखो। ये एक मामूली सा बॉल पेन ही दिख रहा था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा था। हालांकि अगर हम मूवी की बात करें तो मूवी के अंदर पर्सी को इसके बाद में उसकी टीचर एक कमरे के अंदर ले जाती है और उसके बाद में बहुत कुछ होता है। इस वेब सीरीज के अंदर वो सारा सीन नहीं दिखाया गया है, बल्कि कहानी आगे कंटिन्यू करी गई है। हम देखते हैं कि पर्सी का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम ग्रोवर है। वो अपने दोस्त के साथ बैठ के सैंडविच वगैरह शेयर कर ही रहा था। ये दोनों बहुत अच्छे बचपन के दोस्त थे और इसी वक्त वही अंदर वाली लड़की पर्सी को थोड़ा बुली करने लगती है। पर्सी आके उसे कुछ करने वाला था या धक्का देने वाला था, इससे पहले ही पर्सी के गुस्से के कारण वो लड़की अपने आप ही फाउंटेन के अंदर गिर जाती है, जबकि पर्सी ने उसे टच भी नहीं किया था। बाकी सारे लोग कहने लग जाते हैं, साथ ही में ये बच्ची भी कहने लग जाती है कि मुझे पर्सी ने धक्का दिया। हमें एक सीन और दिखाया जाता है कि पर्सी की टीचर उसके सामने आगे बढ़ती ही जा रही थी और वो टीचर एक बहुत ही बड़ी चमगादड़ के अंदर, एक बैट मॉन्स्टर के अंदर बदल जाती है और पर्सी के ऊपर बैठ जाती है। पर्सी को जो पेन दिया गया था, पर्सी उसका इस्तेमाल करता है और न जाने कैसे वो एक स्वॉर्ड यानी कि तलवार में बदल जाती है और पर्सी ने अपनी ही टीचर को मार डाला। वो सारा ऐश पर्सी के ऊपर गिरता है। पर्सी ढूंढने लग जाता है कि आखिर उसकी टीचर कहाँ पे गई। जहाँ पे मिस्टर ब्रूनर सारे बच्चों को अपने अपने काम के लिए भेज देते हैं कि अभी पर्सी को थोड़ी समय की जरूरत है, यहाँ से सारे बच्चे जाओ। पर्सी उसके बाद में खुद के दोस्त और खुद के टीचर से पूछता है कि आखिर मैम कहाँ पे गई। जहाँ पे ग्रोवर बताता है कि ऐसी कोई लेडी हमारे स्कूल के अंदर काम ही नहीं करती। जिसके बाद में अब पर्सी के ऊपर एक एक्शन लिया जाता है, उसकी काउंसलिंग करी जाती है, जहाँ पे कहा जाता है कि आखिर तुम ऐसी उल्टी सीधी चीजें कंटिन्यूअसली देखते जा रहे हो, कभी टेरेस पे चढ़ जाते हो, कभी अलग अलग ड्राइंग बनाने लगते हो, क्लास में भी तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार है और इस बार तो तुमने एक लड़की को पानी में धक्का दे दिया, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। पर्सी इस बार भी खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है कि उसने उस लड़की को टच तक भी नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और अब आखिर ग्रोवर से पूछा जाता है कि हाँ बताओ ग्रोवर कि क्या तुमने देखा कि पर्सी ने उस लड़की को धक्का दिया था। ग्रोवर यहाँ पे झूठ बोल जाता है और कहता है कि हाँ, पर्सी से नैन्सी का झगड़ा हुआ था और इसी कारण उसने इंटेंशनली नैन्सी को पानी के अंदर धक्का दे दिया था। पर्सी बार बार में ग्रोवर से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों बोला, मैंने उसे धक्का तक भी नहीं दिया। और इस चक्कर के अंदर पर्सी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। पर्सी का एक ही दोस्त था और पर्सी अब उसके ऊपर भी बिलीव नहीं कर सकता था। पर्सी अपने स्कूल से जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी था, जहाँ पे उससे मिलने के लिए मिस्टर ब्रूनर आते हैं, पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है, क्या तुम्हें अलग अलग चीजें दिखाई देती है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। मैंने तुम्हारी उम्र के बहुत सारे लड़के यहाँ से आते और जाते हुए देखे हैं। जहाँ पे पर्सी बताता भी है कि हाँ, उसे काफी सारी अलग अलग चीजें दिखाई देती है, लेकिन इसके बारे में वो समझा नहीं पाएगा और अब ये जगह उसके लायक भी नहीं है, वो यहाँ से काफी दूर चला जाएगा। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अब पर्सी अपने घर पे पहुंच गया है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि एक मैकेनिक उसके घर से बाहर निकले हैं, जहाँ पे उसके स्टेप फादर उस मैकेनिक के ऊपर बहुत चिल्लाते हैं और इस चक्कर में पर्सी खुद उनसे माफी मांगता है। जहाँ पे उसके स्टेप फादर उसका आते ही वेलकम करने की बजाय उसे कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम्हें स्कूल से लात मार के निकाल दिया गया है, ऐसा भी क्या किया था तुमने। पर्सी कहता है कि आखिर आपने मेरी मॉम का कॉल क्यों उठाया। पर्सी के स्टेप फादर कहते हैं कि तुम्हारा मॉम का फोन रिंग कर रहा था, आखिर मैं उठाता नहीं तो क्या करता। जहाँ पे पर्सी का कहना था कि आप मेरे घर से निकल जाइए, आप इस घर में नहीं रह सकते और आखिर मेरी मॉम कहाँ पे है। पर्सी का फादर बहुत ही ज्यादा निहायत ही बकवास इंसान था, जो कि कहता है कि ये मेरा भी घर है, मैं भी यहाँ पे कमाता हूँ और मैं भी रहता हूँ। पर्सी कहता है कि हाँ, जुए के अंदर पैसा हारना और पूरे दिन भर ताश खेलना यही आपका काम है। पर्सी अपनी माँ को ढूंढता हुआ एक जगह पे चला जाता है, जहाँ उसकी माँ बाहर बैल्कनी के अंदर बैठी थी, बारिश के अंदर गीली हो रही थी और आते ही अपने बेटे को गले लगा लेती है और कहती है कि जो भी हुआ कोई बात नहीं, हम दोनों बैठ के बात करेंगे, क्या तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है, मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या था। पर्सी कहता है कि कुछ तो बुरा हो रहा है, मैं कुछ तो देख रहा हूँ, कुछ महसूस कर रहा हूँ और मुझे आपसे उससे रिलेटेड बात करनी है। पर्सी की माँ का नाम सैली था, इसी के कारण वो खुद के हस्बैंड को बोलती है कि मैं पर्सी के साथ में बाहर जा रही हूँ और तुम्हारी कार लेके जा रही हूँ, नेक्स्ट मंडे तक मैं वापस ले आऊंगी। पर्सी को उस वक्त एक सपना आता है, जैसे कि काफी दूर एक रोशनी है जो कि उसे कह रही है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम डरे हुए हो, तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे। और तभी उसकी आंख खुल जाती है। सैली पर्सी को लेके अपने एक फार्म हाउस पे पहुंच जाती है, जो कि घर से बहुत ज्यादा दूर था। अभी दोनों घर पे थे और आराम से बैठ के बात करते हैं, जहाँ पे अब सैली पर्सी से पूछना शुरू करती है कि हाँ बताओ तुम्हारे साथ में क्या हुआ था। और गलती से सैली के मुंह से निकल जाता है कि आखिर तुम्हें कौन सी लेडी दिखाई दी थी, जबकि पर्सी ने मेंशन ही नहीं किया था कि उसे कोई लेडी दिखाई दी। तो पर्सी कहता
कहता है कि आखिर आपको ये बात कैसे पता कि मुझे कोई लेडी दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पे सैली बताना शुरू करती है कि देखो मुझे तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है जो कि तुमसे रिलेटेड है। मैंने तुम्हें जो आज तक डेमी गॉड्स, हाफ ब्लड, गॉड, इन सब की कहानियां सुनाई है वो सारी की सारी रियल है। जहाँ पे पर्सी भड़क जाता है कि मैंने अगर आपको कहा है कि मैं कुछ इमेजिन कर रहा हूँ या फिर मेरे सामने कुछ चीजें आ रही है तो आप मुझे पागल क्यों बनाना चाहती है। मुझे पता है कि वो सब फिक्शनरी है, वो सारी चीजें मेरी इमेजिनेशन है, ये सारी चीजें सच नहीं हो सकती है, तो आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तब सैली उसे अपने पास में बिठाती है और फिर बताना शुरू करती है कि आज से कई सालों पहले एक आदमी मेरे लाइफ में आया, मुझे उससे बहुत प्यार हुआ, वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान था, उसके जैसा इंसान मुझे कभी नहीं मिला। उसके बाद में तुम पैदा हुए, लेकिन उसके बाद में चीजें कुछ बदल गई। इंसानों को गॉड के साथ में रहने की इजाजत नहीं थी, इसी के कारण वो यहाँ से चले गए और इसी के कारण वो हमारे साथ भी नहीं रह पाते हैं। लेकिन जितनी भी मैंने तुम्हें स्टोरीज बताई थी वो सब कुछ सही है और तुम एक हाफ ब्लड हो। हाफ ब्लड वो इंसान होता है जो इंसान और देवताओं से मिलकर बना होता है। डेमी गॉड भी उन्हें ही कहा जाता है जिनके अंदर इंसान और देवता दोनों का खून होता है। पर्सी इतनी चीजों को डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी माँ क्या पागल पागल सी बातें कर रही है। इतनी ही देर में पता चलता है कि यहाँ पे ग्रोवर आ गया है, तो पर्सी को समझ नहीं आता कि इतनी रात के अंदर ग्रोवर यहाँ पे कैसे पहुंच गया। तो सैली बोलती है कि हम कल सुबह निकलने वाले थे ना। तो ग्रोवर कहता है कि प्लान में चेंजेस है, पर्सी के बारे में सबको पता चल गया है, हमें आज रात को निकलना पड़ेगा। जहाँ पे पर्सी कहता है कि हम निकल कहाँ रहे हैं और ग्रोवर को कैसे पता है। पर्सी का दिमाग तब खराब होता है जब उसे पता चलता है कि ग्रोवर के पैर इंसानों वाले नहीं है बल्कि किसी बकरी के पैर हैं। तो वो बार बार में बस उन्हें ही घूरता रह जाता है। तो ग्रोवर पर्सी की माँ से कहता है कि आपने इसे कुछ बताया नहीं क्या। तो सैली कहती है कि तुम बहुत ज्यादा जल्दी आ गए। जिसके बाद में अब ये सब गाड़ी के अंदर बैठते हैं और कार के अंदर आगे की बातें करने लगते हैं। जहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो पर्सी का यही था कि तुम अजीब से क्यों हो, तुम्हारे पैर ऐसे क्यों हैं, मैं कौन सी दुनिया के अंदर जी रहा हूँ, मेरे साथ में क्या हो रहा है। ग्रोवर बताता है कि ये सारी चीजें कैंप जाके पता चल जाएगी। फिर पर्सी चिल्लाता है कि आखिर अब ये कैंप क्या है। तो सैली कहती है कि हाँ बस मैं इसे बताने वाली थी, उससे पहले तो तुम आ गए। जहाँ पे ग्रोवर खुद बताता है कि ये वो जगह है जहाँ पे हम जैसे लोग रहते हैं, सारे डेमी गॉड्स, सारे हाफ ब्लड्स रहते हैं, क्योंकि हम इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकते। वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस जगह है। ऊपर से सारे लोग पता लगा चुके हैं कि तुम भी एक हाफ ब्लड हो, इसलिए हम इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकते। कैंप एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे हाफ ब्लड बहुत ही सेफली रहते हैं और अब हमें वहीं पे जाना है। पर्सी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इतनी ही देर में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर इनके पीछे पड़ जाता है। उस मॉन्स्टर को माइनोटॉर कहा गया है और अब सैली को माइनोटॉर को हराने के लिए एक बहुत ही जोरदार धक्का देना पड़ता है। लेकिन इस चक्कर में उसकी खुद की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है और ये बहुत ही दूर जाके गिरते हैं। सबसे पहले तो ग्रोवर अपने टांगों से कार के विंडशील्ड को तोड़ देता है, वहाँ से बाहर निकलता है और उसके बाद में सैली और पर्सी दोनों को निकाल के बाहर की तरफ जाता है। जहाँ पे सैली जाने से पहले पर्सी को बहुत सारी चीजें समझाती है कि देखो अब तुम्हें अंदर ही रहना है और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। पर्सी पूछता है कि आखिर आप मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती। जहाँ पे ग्रोवर बताता है कि वो एक ह्यूमन है, इंसान कभी भी अंदर नहीं जा सकते, अंदर सिर्फ और सिर्फ हाफ ब्लड ही जा सकते हैं। इसके बाद में वो पर्सी को कहती है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है, तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो, तुम एक बहुत ही महान लड़के हो, तुम एक सिंगुलर हो। अब इस सिंगुलर का मीन्स गाइस यहाँ पे हमें आगे जाके पता चलेगा कि आखिर पर्सी को एक इंसान क्यों कहा गया है। साथ ही में वो कहती है कि अब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा खुद का और इसी के साथ में वो ग्रोवर से जाके एक कसम मांगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे बेटे का ध्यान रखना है, मेरी कसम खाओ, मुझसे वादा करो कि मेरे बेटे का हर एक सिचुएशन के अंदर ध्यान रखोगे। और अब वो पर्सी का जैकेट भी निकाल लेती है। पीछे से जो माइनोटॉर आ रहा है वो हाफ ब्लड की खुशबू सूंघ सकता है और सैली अपने बेटे का जैकेट दूर ले जाएगी। इतनी ही देर में माइनोटॉर का ध्यान भटकाने के लिए सैली अपने बेटे का जैकेट उसकी तरफ करती है ताकि वो बड़ा सा सांड उसकी तरफ आ सके। लेकिन दूर खड़ा होकर पर्सी ये सारी चीजें देख रहा था कि कैसे वो मॉन्स्टर उसकी माँ को मार रहा है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसकी माँ एशेस में बदल जाती है। पर्सी को लगता है कि उसकी माँ मर गई है, वो भी उसी की आंखों के सामने। इसी के कारण गुस्से के अंदर आके अपने पेन को बाहर निकालता है जो कि एक तलवार में बदल जाती है और उसके बाद में उस माइनोटॉर के ऊपर आ जाता है, उसे फाइट करने की कोशिश करता है। एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो माइनोटॉर को मार डालता है। इस माइनोटॉर से लड़ना बहुत ही बड़ी बात थी। हालांकि मूवी के अंदर दिखाया गया था कि इस माइनोटॉर को उसी के सींग से मारा गया था, लेकिन इस वेब सीरीज के अंदर दिखाया गया है कि इस माइनोटॉर को तलवार से मारा गया है। खैर जो भी है, ये मॉन्स्टर मर गया है, उसे पर्सी ने ही मारा है और अब सारे लोग मिलकर उसका वेलकम करते हैं। इसी के साथ में गाइस एपिसोड नंबर 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से सेकंड एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा। पर्सी जैक्सन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे पर्सी की एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन उस कैंप के अंदर जाने से पहले ही उसकी माँ उसकी आंखों के सामने मारी गई। और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है। पर्सी को काफी ज्यादा ब्लर दिखाई देता है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी है जो कि उसे देखने के लिए आई थी। जिसके बाद में जब उसे होश आता है तो उसके पास में ग्रोवर ही बैठा था। अब तक पर्सी को यही लग रहा था कि ये सब कुछ सपना है, लेकिन जब वो अपनी आंखों के सामने देखता है कि ग्रोवर बैठा है, उसकी माँ नहीं है
और इसी के साथ में कल जिस दानव को उसने मारा था उसका सींग भी यहाँ पे पड़ा है। वो ग्रोवर से कहता है कि तुमने देखा था ना कि कल क्या हुआ था। ग्रोवर भी कहता है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है और उन सारी चीजों के लिए मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। पर्सी का कहना था कि अब दुखी रह के भी क्या ही होगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाए। ग्रोवर का कहना था कि मेरा काम यही था कि मैं तुम्हें सेफली इस जगह पे ले आऊं, जहाँ पे पर्सी कहता है कि अगर तुम्हारा यही काम था तो तुमने तुम्हारा काम पूरा किया, तुम मुझे यहाँ ले आए बिल्कुल सेफली और अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। पर्सी वहाँ से उठ के जाने लगता है तो ग्रोवर पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तब पर्सी कहता है कि मेरे पिताजी एक देवता है ना, तो ठीक है फिर मैं उन्हें ही ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद पर्सी बाहर आता है और यहाँ पे हमें एक कैंप दिखाया जाता है। गाइस लास्ट मूवी के अंदर जो कैंप था वो सच में बहुत सुंदर था, लेकिन इस वेब सीरीज के अंदर ये कैंप उससे भी कहीं गुना ज्यादा सुंदर दिखाया गया है। वो ऑफिस ढूंढने की कोशिश करता है कि यहाँ पे कहीं तो ऑफिस होगा जहाँ पे वो जाके पूछ सके कि आखिर उसके पिताजी कौन से देवता है, लेकिन वहाँ पे उसे एक आदमी मिलता है जिसने काफी ज्यादा कलरफुल कपड़े पहन रखे होते हैं, जिसे वो पूछता है कि आखिर क्या आपको पता है कि ऑफिस कहाँ पे है जहाँ पे मुझे अपने फादर के बारे में पूछना है। यह आदमी उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ कि तुम्हारी फादर कहाँ पे है, इवन मैं ही तुम्हारा फादर हूँ। जहाँ पे पर्सी को विश्वास ही नहीं होता कि क्या ये उसकी फादर है। इतनी ही देर में यहाँ पे ग्रोवर आ जाता है जो कि कहता है कि नहीं नहीं तुम इनसे मत उलझो। तो पर्सी कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इन्होंने स्टार्ट किया है। ग्रोवर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये देवता है। एक मिनट के लिए पर्सी को विश्वास ही नहीं होता कि ये जो इनके सामने बैठे हैं वो देवता है और इसी के साथ में कैंप के डायरेक्टर भी है जिन्हें मिस्टर डी कहा गया है और वो बस पर्सी के साथ में मजाक ही कर रहे थे कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन इससे पहले बाहर जाके जो विंटेज कलेक्शन पड़ा है एक दारू की बोतल वो अंदर लेकर आओ, उसके बाद में मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। पर्सी अभी तक भी नहीं समझ पाया कि उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ मजाक हो रहा है। जिसके बाद में एंट्री होती है मिस्टर बर्नर की। पर्सी देख के हैरान रह जाता है कि बर्नर भी हम लोगों में से जैसे ही है, यानी कि डेमीगॉड, हाफ ब्लड, और इसी के साथ में वो जिस तरीके से दिखते हैं उन्हें सैंटो कहा गया है। सैंटो का मतलब वो क्रीचर जो कि आधा इंसान और आधा शरीर घोड़े का। अब पर्सी उनसे पूछने लगता है क्या ये मेरे फादर है, जहाँ पे मिस्टर बर्नर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे पिताजी नहीं है बल्कि तुम्हारे पिताजी एक गॉड है। तो मिस्टर डी कहते हैं कि मैं भी तो इसका पिता हो सकता हूँ। तो बर्नर का कहना था कि तुम इसके पिता हो तो नहीं ना, बच्चे को गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी मत दो, ये बस तुम्हारे पिताजी होने का एडवांटेज ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तुम चीजों को इवन डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे होंगे। चलो तुम्हें एक वॉक की जरूरत है, मेरे साथ आओ, तुम्हें मैं बताता हूँ। पीछे पीछे ग्रोवर भी आने लगता है क्योंकि ग्रोवर जो था वो पर्सी का एक तरीके से रक्षक था जिसे हर वक्त उसके साथ रहना था। लेकिन इस वक्त मिस्टर बर्नर कहते हैं कि हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, जहाँ पे ग्रोवर को टेंशन होने लगती है। मिस्टर डी कहते हैं कि तुम उसे यहाँ पे सेफली ले आए, यही सबसे बड़ा काम था, तुमने सारे काम अच्छे से किया, अब टेंशन फ्री हो जाओ। जिसके बाद में मिस्टर बर्नर पर्सी को बताने लगते हैं यह है सबसे बड़ा कैंप, ऐसा सेक्रेट कैंप जहाँ पे सारे डेमीगॉड्स रहते हैं। इस जगह पे कोई भी इंसान एंट्री नहीं ले सकता है, इस जगह को पूरी दुनिया नहीं देख सकती है, कोई भी मॉन्स्टर इस जगह के अंदर नहीं आ सकता है। ये सबसे ज्यादा सिक्योर और सेफ जगह है डेमीगॉड्स के लिए। अंदर आते आते वो पर्सी को बताते हैं कि 12 देवताओं के बच्चे यहाँ पे रहते हैं और हर एक गॉड का यहाँ पे एक घर बनाया हुआ है जिन भी बच्चों को क्लेम किया जाता है, यानी कि वो बच्चे जहाँ देवता बता देते हैं कि ये बच्चा मेरा है, उस बच्चे को उसी देवता के घर में रखा जाता है। जिसके बाद में पर्सी क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि मेरा घर कौन सा है। मिस्टर बर्नर के पास जवाब ही नहीं था। वो कहते हैं कि अभी तक तुम्हें क्लेम नहीं किया गया है लेकिन जल्द ही तुम्हें क्लेम कर लिया जाएगा। जहाँ पे पर्सी को लगता है कि अब तक उसके पिताजी उसके सामने नहीं आए तो आखिर अब उसे क्या क्लेम करेंगे, क्या इस जगह पे वो रह भी पाएगा या नहीं रह पाएगा। जहाँ पे मिस्टर बर्नर कहते हैं कि बिल्कुल तुम्हारे लिए भी जगह है, हर्मेस का कैबिन। ये एक ऐसा कैबिन है जो कि गॉड ऑफ ट्रैवलर का कैबिन है। यहाँ पे वो सारे बच्चे रहते हैं जो कि हर्मेस के खुद के बच्चे तो हैं ही, इसी के साथ में जो कि अनक्लेम बच्चे हैं जिनके गॉड्स के बारे में पता ही नहीं है, वो सारे बच्चे यहीं पे रहते हैं तब तक जब तक तुम्हें कोई क्लेम नहीं कर लेता। मिस्टर बर्नर पर्सी को अंदर लेकर आते हैं। उस कैबिन के अंदर काफी सारे बच्चे बैठे थे। मिस्टर बर्नर को लगता है कि वो सारे बच्चों को पर्सी से इंट्रोड्यूस कराएंगे लेकिन कोई भी बच्चा पर्सी से मिलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। तो मिस्टर बर्नर कहते हैं कि तुम्हें जरूर अभी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास में पावर नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, सही वक्त पे तुम्हारे पास में भी पावर आ जाएगी। और उसके बाद में मिस्टर बर्नर यहाँ से चले जाते हैं। पर्सी अपना सामान वगैरह देखने लगता है जहाँ पे उसे अपने बैग के अंदर कुछ चॉकलेट दिखाई देती है जो कि उसकी मॉम ने उसे दी थी। इसी के साथ में एक लड़का जिसका नाम ल्यूक था वो आके उससे मिलता है और उसे हाथ मिलाता है। पर्सी को लगता है कि ये जरूर उसे बुली करने के लिए आया होगा, इसी के कारण वो ल्यूक को कहता है कि प्लीज आज मुझसे मत लड़ो, मेरे लिए आज का दिन बहुत हो गया है, प्लीज कल आना। जहाँ पे ल्यूक कहता है कि नहीं मैं तो बस तुम्हारे पास आया था, कल जो भी हुआ तुम्हारे साथ में वो सच में बहुत ज्यादा बुरा था, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं यहाँ पे तुम्हारे पास ही हूँ। तब जाके पर्सी को थोड़ा सा फील होता है कि शायद उसने ल्यूक को ज्यादा ही बोल दिया, वो लड़का तो सच में अच्छा है। जिसके बाद में सीन यहाँ ग्रोवर के ऊपर शिफ्ट होता है। ग्रोवर इस वक्त यहाँ पे मिलने के लिए जा रहा था जहाँ पे रास्ते के अंदर उसे एक लड़की दिखाई देती है। अब गाइस इस लड़की के बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ। इस लड़की का नाम थालिया है जो कि एक पेड़ के अंदर बदल गई है। अब वो एक नॉर्मल लड़की नहीं रही है, वो भी एक देवता की ही बेटी है, लेकिन वो यहाँ पे कैसे पहुंची और किसकी बेटी है वो सारा सस्पेंस तो गाइस आगे ही पता चलेगा। जहाँ पे वो ग्रोवर को कहती है कि तुमने आज तक जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, तुम हमेशा ऐसे ही रहना। जिसके बाद
बाद में ग्रोवर यहाँ पे एक कमरे के अंदर पहुंचता है जहाँ पे मिस्टर डी और मिस्टर बर्नर बैठे थे, गेम वगैरह खेल रहे थे। वो उनसे कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है, असल के अंदर मुझे सैली जैक्सन के बारे में बात करनी है, यानी कि पर्सी की माँ के बारे में। वो एकदम से गायब हो गई। ऐसा तभी होता है जब कोई देवता उन्हें अपने साथ ले जाता है, और मुझे पक्का पता है कि ये जरूर हेडीज ने किया होगा। हेडीज यहाँ पे आए होंगे और पर्सी के चक्कर में वो अपने साथ पर्सी की माँ को ले गए होंगे। हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें शायद उन्हें बताना चाहिए, जहाँ पे मिस्टर डी और मिस्टर बर्नर दोनों को ये बात पहले से ही पता थी कि पर्सी की माँ मरी नहीं है, बल्कि पर्सी की माँ को हेडीज ले गया है। हेडीज यानी कि नर्क का देवता, जहाँ पे ये दोनों ही मिलकर ग्रोवर को चुप करा देते हैं कि तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है पर्सी को सच्चाई के बारे में बताने के लिए। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी भी होती है जो कि छुपानी जरूरी है। अगर पर्सी को सच्चाई के बारे में पता चल गया तो वो काफी ज्यादा डेंजरस होगी, क्योंकि वो अभी के अभी अपनी माँ को ढूंढने के लिए नर्क में चला जाएगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तुम्हें बस इस सच को थोड़े दिनों के लिए छुपाना है। जबकि ग्रोवर इस बात से काफी ज्यादा दुखी था कि वो अपने फ्रेंड से उसके माँ के मरने के बारे में भी नहीं सच बता सकता। जिसके बाद में सीन यहाँ पर्सी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो एक बड़े से रेगिस्तान के अंदर बिल्कुल अकेला बैठा था और एक मॉन्स्टर उसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है, तुम्हें अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, सब तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बड़ा सा रेतीला मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी पर्सी की आंखें खुल जाती है। ये सब कुछ पर्सी का एक सपना था। इसी वक्त ल्यूक उसके सामने आ जाता है और कहता है कि ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। डेमिगॉड्स को ऐसे सपने आया करते हैं, हम इंसानों से काफी ज्यादा अलग होते हैं और सारी चीजों को डाइजेस्ट करने में हमें ये सब सपने आना आम बात है। तुम्हें बुरा सपना आ सकता है। जहाँ पे पर्सी का पूछना था तुम इस घर में रह रहे हो, इसका मतलब क्या तुम भी अनक्लेम्ड हो? क्या तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारे पिताजी कौन है? जहाँ पे ल्यूक कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं हरमिस का ही बेटा हूँ। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है, हम सब लोग भाई बहन ही तो है, हम सब लोग बस एक ही टीम के अंदर है और जल्द ही तुम्हें भी तुम्हारी काबिलियत के बारे में पता चल जाएगा। जिसके बाद में ये लोग बाहर आते हैं तो यहाँ पे एक लड़की थी जो कि जान करके पर्सी से टकरा गई थी और उसके बाद में पर्सी को डांटने लगती है कि आखिर तुम ही वो अनक्लेम्ड बच्चे हो ना, तुम यहाँ पे रह के भटक जाओगे और तुम्हारा तो कुछ भी नहीं होगा। इस लड़की का नाम क्लैरिस था। जहाँ पे ल्यूक उसे रोकता है और कहता है कि आखिर आज तो इसके साथ मत करो, ये इसका फर्स्ट डे है और इसे जाने दो। फिर भी क्लैरिस यहाँ पे पर्सी को बहुत कुछ बुरा भला बोलती है और उसके बाद में यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे ल्यूक पर्सी को अलग अलग स्किल्स के अंदर लेकर आता है, जहाँ पे पता चल सके कि अगर पर्सी उस स्किल के अंदर परफेक्ट है, इसका मतलब था कि इसी स्किल के गॉड उसके फादर या फिर उसकी मदर हो सकती है। सबसे पहला था तीरंदाजी का, जहाँ पे पर्सी इतना गलत निशाना लगता है कि ऑलमोस्ट 4 बच्चों को वो एक ही तीर के अंदर ठोक देता। इसके बाद में वो पावर वाली जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन गलती से पर्सी उसी जगह पे आग लगा देता है और वहाँ से भी इन्हें भागना पड़ता है। जहाँ पे पर्सी, ल्यूक और एक उसका दोस्त वहीं पे बैठे थे। पर्सी का कहना था कि क्या कभी बच्चों से भी गलती हो सकती है, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि गॉड अपने बच्चों को भूल ही जाए कि आखिर उनके बच्चे कौन से हैं। ल्यूक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जितने भी डेमिगॉड्स हैं उन सब के अंदर पावर है और साथ ही में गॉड कभी बुरा नहीं मानते, अपने बच्चों के लिए वो हमेशा ध्यान रखते हैं। मुझे पक्का पता है कि तुम्हें तुम्हारी पावर्स के बारे में पता चल ही जाएगा। इसी वक्त यहाँ पे एक बेल बजती है तो पर्सी पूछता है आखिर ये किस चीज की बेल है। जहाँ पे ल्यूक बताता है कि ये उस चीज की बेल है जहाँ पे हमें हमारे फादर से बात करनी होती है या फिर हम उस इंसान से बात कर सकते हैं जिससे हमें करनी है। ये बात सीधा उन्हीं तक जाती है। अगर हम अपने देवताओं से बात करेंगे तो वो जरूर हमारा ध्यान रखते हैं। इसी के कारण पर्सी भी अब इसी चीज को आजमाता है, यानी कि ये एक तरीके की प्रेयर थी। पर्सी एक जंगल के अंदर जाके बैठ जाता है, वहाँ पे आग जलाता है और अपनी माँ की दी हुई टॉफी को उसमें डालता है। उसके बाद बात करना शुरू करता है कि माँ आप जहाँ पर भी है मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। मैं आपको बताऊँ ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप तो इस जगह पे कभी रहना ही नहीं चाहेंगी। यहाँ पे बच्चे भी अच्छे नहीं है, बहुत ही अजीब बच्चे हैं, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रगल फील करना पड़ा। जिसके बाद में वो यहाँ की अच्छाइयाँ करना शुरू करता है कि लेकिन गुड न्यूज ये है कि मुझे यहाँ पे कुछ अच्छे दोस्त मिले हैं जिन्होंने आगे होकर मुझसे दोस्ती करना शुरू करी है। यहाँ पे मुझे पावर्स भी मिलेंगी। आपको सच बताऊं तो मैं यहाँ पे अपने पिताजी को ढूंढने आया हूँ, आप देखना मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगा, उनका ध्यान मुझ पे जरूर आएगा। मुझ पे क्या बल्कि उनका ध्यान मैं हम दोनों पे लेके आऊंगा और ये मेरा प्रॉमिस रहा। इसी के साथ में पर्सी यहाँ से जाने लगता है तो यहाँ पे क्लैरिस पहुंच जाती है अपने कुछ दोस्तों को लेकर और वो पर्सी से कुछ बदला लेना चाहती थी कि आखिर उसने उसे टक्कर कैसे दी। वो पर्सी को लेके जाती है और सीधा कमोड के अंदर उसका मुंह डालने वाली थी। तभी पता चलता है कि कमोड का सारा पानी गायब हो गया और एकदम से बहुत जबरदस्त प्रेशर के साथ में क्लैरिस और उसके दोनों दोस्तों को पानी से उड़ा दिया। दरवाजा भी टूट जाता है, ऊपर से ये बच्चे भी कमोड के पानी से गीले हो जाते हैं। क्लैरिस कहती है कि मुझे अभी नहीं पता है कि तुमने आखिर ये कैसे किया है, लेकिन मैं ये बात जरूर पता लगा लूंगी। और क्लैरिस वहाँ से भाग जाती है। तभी पता चलता है कि यहाँ पे एक और लड़की है जो कि पर्सी को देख रही थी। जिसके बाद में पर्सी पूछता है तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। ये लड़की खुद का नाम एनाबेथ बताती है जो कि अथेना की बेटी है। गाइस अथेना के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारा रिसर्च है जो कि पर्सी जैक्सन की फर्स्ट मूवी के अंदर बता रखा है। अगर आपने अब तक भी वो मूवी नहीं देखी है तो प्लीज गाइस आप पर्सी जैक्सन की फर्स्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन तो जरूर देखिएगा। जिसके बाद में पर्सी कहता है क्या तुम मुझे स्टॉक कर रही थी। एनाबेथ कहती है कि बिल्कुल हाँ, मैं तुम्हें स्टॉक ही कर रही थी, मैं हर इंसान को स्टॉक करती हूँ, मुझे बस देखना है कि आखिर तुम में क्या पोटेंशियल है और साथ ही मैं क्वेस्ट को सॉल्व करना चाहती हूँ, मैं क्वेस्ट का एक हिस्सा बनना चाहती हूँ। पर्सी को कुछ समझ
समझ नहीं आता कि आखिर इस वक्त एनाबेथ ने क्या कहा उससे। नेक्स्ट डे जिसके बाद में अब पर्सी ल्यूक के साथ में ही ग्राउंड के अंदर चल रहा था, जहाँ पे ल्यूक सामने वाली टीम के बारे में बताती है कि ये टीम काफी टाइम से लड़ रही है और इसी के साथ में इन सबको लीड करने वाली लड़की का नाम एनाबेथ है, जो कि बहुत ही अच्छी वॉरियर है और काफी टाइम से यहीं पे रह रही है। वो मेरी छोटी बहन की तरह है। जहाँ पे पर्सी कहता है ये लड़की वही है जो कि मुझे कल वॉशरूम में मिली थी, मुझे कह रही थी टीम के अंदर हिस्सा लेने के लिए। जहाँ पे ल्यूक कहता है चलो मुझे तुम्हें कुछ पास्ट से बताना चाहिए। ल्यूक यहाँ पे खुद के पास्ट की स्टोरी बताता है कि आज से कई सालों पहले जब ये बहुत छोटे छोटे से बच्चे थे, उस वक्त जंगलों के अंदर घूमा करते थे। उस वक्त तक तो इन्हें किसी ने क्लेम भी नहीं किया है और उस वक्त तक तो यहाँ पर कोई कैंप भी नहीं बना था। यानी कि ल्यूक और एनाबेथ उसी टाइम से साथ थे। इनके साथ में एक लड़की और थी जिसका नाम थालिया था। गाइस जो भी थोड़ी देर पहले एक पेड़ वाली लड़की थी, यहाँ पे उसी की स्टोरी चल रही है। ल्यूक और थालिया अपनी जान बचाने के लिए भाग ही रहे थे, जहाँ पे इन्हें एनाबेथ मिली जो कि बहुत ज्यादा छोटी थी लेकिन खुद के लिए आराम से लड़ पा रही थी। एक वक्त ऐसा आया जब इनके ऊपर भी मॉन्स्टर्स ने अटैक किया। उस वक्त थालिया ने इन दोनों को बचाने के लिए खुद की जान की कुर्बानी दे दी और वो मारी गई। लेकिन थालिया एक गॉड की बेटी थी और वो था गाइस पोसाइडन, यानी कि पानी का देवता। अब पोसाइडन ने अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए उसे हमेशा हमेशा के लिए पेड़ों में तब्दील कर दिया। जिस वक्त से वो बाकी बच्चों के जैसे नहीं रही, लेकिन ल्यूक और एनाबेथ बच गए और उन्होंने इस वॉर को जीत के कैंप के अंदर एंट्री करी। तब से ये सारे के सारे ही साथ में रहने लगे। और रही बात किसी क्वेस्ट की, तो यहाँ पे बहुत समय पहले एक भविष्यवाणी की गई थी और उस भविष्यवाणी के अंदर 3 ऐसे बच्चे थे जो कि उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जाएंगे। उसे हमेशा से लगता था कि उस क्वेस्ट के अंदर वो भी इंक्लूडेड है और साथ ही में वो यहाँ की सबसे बेस्ट वॉरियर है। वो हर एक नए बच्चे को देखती है कि कहीं भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए वही तो नहीं आया है। जहाँ पे पर्सी का कहना था क्या तुम प्लीज उसे कह सकते हो कि वो मुझसे थोड़ा दूर रहे, तो ल्यूक कहता है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं वो लड़के तुम ही हो, इसी के कारण वो तुम्हारे साथ में है। जिसके बाद में अब यहाँ पे सारे के सारे बच्चों को मिस्टर ब्रूनर इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गेम स्टार्ट होने वाला था। सारे बच्चों को 2 टीमों के अंदर बांट दिया गया था, एक ब्लू टीम और एक रेड टीम। गेम ये था कि दोनों टीमों को एक दूसरे का फ्लैग ढूंढना है, लेकिन सबसे बड़ा डिस्क्लेमर ये था कि कोई भी किसी को जान से नहीं मारेगा, फिर चाहे जैसे लड़ना है वैसे लड़ो। सारे बच्चों के पास में अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। ब्लू टीम वालों को लीड करती है एनाबेथ, जो कि इतने सालों से जीत रही है और हर बार गेम जीतती है। एनाबेथ और ल्यूक आपस में बात करते हैं कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या है और आगे जाके ये क्या करने वाले हैं। एनाबेथ अपने साथ में पर्सी को लेके जाना चाहती थी ताकि वो उसकी पावर को टेस्ट कर सके, लेकिन रास्ते भर में पर्सी बस एनाबेथ का दिमाग ही खा रहा था कि वो कहाँ से आया है, एक फॉरबिडन बच्चा है। इसी के साथ में उसे ये नहीं पता कि उसकी पावर्स क्या है, उसके फादर कौन है, उसे अपने फादर को ढूंढना है, काफी सारे काम है उसके पास में। और साथ ही में एनाबेथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये भी वो जान चुका है। जहाँ पे एक वक्त के बाद में एनाबेथ रुक जाती है और पर्सी को कहती है कि अब तुम्हें खेल स्टार्ट करना पड़ेगा। जिसके बाद में एनाबेथ एक कैप लगाती है और गायब हो जाती है। पर्सी हैरान रह जाता है कि आखिर एनाबेथ कहाँ पे गई, आखिर ये वही कैप थी। इसी के कारण वो उस वॉशरूम के अंदर भी इनविजिबल होके खड़ी थी, जहाँ पे एनाबेथ बताती है कि हाँ ये उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ी है, यानी कि अथेना ने, और अब वो गेम जीतने के लिए अकेले ही निकल जाती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि ल्यूक और उसके काफी सारे साथियों ने रेड टीम वालों को हरा दिया है और ऊपर से पकड़ भी लिया है। जहाँ पे वो पूछते हैं कि आखिर अब एनाबेथ का क्या प्लान है। जहाँ पे ल्यूक कहता है कि इस बार एनाबेथ पर्सी को लेके गई है, तो यानी उसके पास में बहुत अच्छा प्लान है कि एनाबेथ पर्सी के साथ नहीं थी और पर्सी तो यहाँ पे बस टाइम पास कर रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि करना क्या है। पेड़ों पे बैठा था, जानवरों को प्यार करता है। और इसी वक्त यहाँ पे रेड टीम वाले आके उसे घेर लेते हैं। रेड टीम के अंदर और कोई नहीं बल्कि क्लैरिस थी, जो कि कल का बदला उससे लेना चाहती थी और अब तो उसके पास में तलवार भी थी। उसे नियमों से कोई मतलब नहीं था, बल्कि वो तो बस पर्सी की जान लेना चाहती थी। इसी के कारण वो पर्सी के पीछे पड़ जाती है। पर्सी उसे रोकता भी है, शील्ड भी करता है, लेकिन फिर भी पर्सी कहीं ना कहीं मुकाबला हारता जा रहा था। बेचारा वो 1 और क्लैरिस 3, ये लोग लड़ते लड़ते काफी दूर तक आ गए थे। जिसके बाद में पता चलता है कि ब्लू टीम जीत गई है, क्योंकि उन्होंने रेड टीम का फ्लैग ढूंढ लिया है। इसी के कारण क्लैरिस लड़ने के बाद में कुछ देर के लिए रुक जाती है। इसी वक्त एनाबेथ भी इनके पीछे ही खड़ी थी, जो कि अपनी कैप उतारती है और पर्सी को कहती है कि क्या बात है, तुमने काफी अच्छी लड़ाई करी। जहाँ पे पर्सी कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, तुम बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी और इवन तुमने मेरी हेल्प तक भी नहीं की, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो। एनाबेथ आती है, पर्सी को उठाती है और उसके बाद में उसे माफी मांगती है, क्योंकि जिसके बाद में वो पर्सी को पानी के अंदर धक्का दे देती है, क्योंकि अभी तक भी एनाबेथ को नहीं पता था कि आखिर पर्सी की पावर क्या है। जिसके बाद में पता चलता है कि पानी के अंदर जाते ही पर्सी के सारे घाव हील होने लग गए। उसे पता चल गया कि पानी ही उसकी असली पावर है। जिसके बाद में उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा, हम कह सकते हैं अब त्रिशूल ही कहेंगे गाइस हम तो इसे, वो उसके ऊपर दिखाई देता है। और तब जाके मिस्टर ब्रूनर ऐलान करते हैं, तुम्हें क्लेम कर लिया गया है तुम्हारे गॉड ने, यानी कि तुम्हारे पिताजी है पोसाइडन, जो कि है पानी के देवता, पानी की लहरों के देवता, जो कि अर्थक्वेक तक भी ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम उनके सिंगल बेटे हो, यानी कि तुम्हारे अलावा उनका कोई भी बेटा नहीं है। जिसके बाद में पर्सी को एक कमरे में लेके आया जाता है, जो कि पोसाइडन का कमरा बनाया गया था कि वहाँ पे उसके बच्चे रहेंगे। लेकिन अब जब पर्सी सिंगल बच्चा था, अब गाइस मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि पर्सी की माँ ने उसे कहा था कि तुम सिंगुलर हो, इसका मतलब है कि पोसाइडन का असली वारिस पर्सी है। जिसके बाद में पर्सी को अब कमरे में और भी कई सारी चीजें बताई जाती है। मिस्टर
मिस्टर ब्रूनर और मिस्टर ड्यूक दोनों ही आ जाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेस्ट है। ये क्वेस्ट ये है कि आज से कई सालों पहले सारे देवता साथ में रहा करते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद में उन्होंने अलग रहना जरूरी समझा क्योंकि इंसानों के साथ में वो ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते थे। हर कोई मास्टर बोल्ट के बारे में जानता था। मास्टर बोल्ट ज़्यूस के पास में थी जो कि तुमने चुरा ली है। तो पर्सी कहता है कि क्या, मैंने तो कुछ नहीं चुराया है। जहाँ पे ये दोनों बताते हैं कि हाँ, हमें पता है कि तुमने नहीं चुराई है, लेकिन तुम इकलौते पोसाइडन के बेटे हो, इसी के कारण ज़्यूस को लगता है कि वो बोल्ट सिर्फ और सिर्फ तुमने चुराई है। अब तुम्हें उस बोल्ट को ढूंढना है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी वॉर होगी सारे के सारे देवताओं और उनके बच्चों के बीच में, जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें 7 दिनों के अंदर ये सब कुछ करना है। पर्सी कहता है कि आखिर मैं ये सब कुछ क्यों करूंगा? पोसाइडन ने पूरी लाइफ मुझ पे ध्यान नहीं दिया और अब मैं उनके लिए फाइट करूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जहाँ पे मिस्टर डी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किस्मत ने तुम्हें चुना है, तुम ही उनके बेटे हो और अब आगे जाके तुम्हें ही ये सब करना है। इतने ही देर में यहाँ पे ग्रोवर पहुंच जाता है, जो कि अब अपने पेट के अंदर ये बात नहीं रख पाता कि पर्सी की माँ जिंदा है। इसी के कारण वो पर्सी के सामने आके सब कुछ बक देता है कि तुम्हारी माँ को हेडीज ले गया है, नर्क का देवता। अगर तुम वहाँ पे चले जाओगे तो तुम अपनी माँ को वापस पा सकते हो और उसके बाद में ज़्यूस के पास जाके ये बता सकते हो कि मास्टर बोल्ट को तुमने नहीं चुराया है। यानी कि ओवरऑल मिस्टर ब्रूनर और मिस्टर डी जो बात समझाना चाहते थे, अब वो पर्सी को समझ में आ गई थी कि उसे काम भी करना है, अपनी माँ को भी लाना है और मास्टर बोल्ट को भी ढूंढना है। इसी के कारण वो कहता है कि मैं इन सब चीजों के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ गाइस ये सेकंड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और अब पर्सी की जर्नी एपिसोड 3 में स्टार्ट होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वेडनेसडे में, तब तक के लिए टाटा। पर्सी जैक्सन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पर्सी को ये बात समझा दी गई थी अच्छी तरीके से कि उसे एक क्वेस्ट का सामना करना पड़ेगा और अब तो उसकी मॉम भी उसके पास में नहीं है। उसे अंडरवर्ल्ड में जाके हेडी से अपनी मॉम को वापस लाना पड़ेगा, लेकिन ये चीज अभी कंफर्म नहीं थी जब तक कि उसने अभी तक भविष्यवाणी नहीं सुनी थी। इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है। गाइस पर्सी जैक्सन की जो मूवी है उससे ये सीरीज काफी हद तक सिमिलर है और कहीं ना कहीं इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो कॉमिक बुक के अंदर जो इवेंट्स थे उससे मिलाकर बनाए गए हैं। यानी कि मूवी के अंदर काफी सारी चीजें अलग थी। मूवी केवल 2-2.5 घंटे की थी, लेकिन ये सीरीज बहुत लंबी है तो इसमें चीजों को एड ऑन किया गया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पर्सी अपनी भविष्यवाणी सुनने के लिए एक मॉन्स्टर के सामने आता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ नाटक है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सामने जो स्केलेटन बैठा है या बैठी है उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये जगह किसी हैलोवीन वाले डेकोरेशन से तो बिल्कुल कम नहीं लग रही। तभी वो मॉन्स्टर अपने होश के अंदर आता है और उसके अंदर से एक ग्रीन कलर का मॉन्स्टर बाहर निकलता है और ये मॉन्स्टर जो शेप लेता है वो पर्सी के स्टेप डैड का था, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो पर्सी को बताता है कि उसे नर्क तक तो जाना ही पड़ेगा और क्वेस्ट भी उसे ही देखना पड़ेगा। कोई ऐसा है जिसने नर्क में चीज को छुपाया है। अब वो चीज गाइस मास्टर बोल्ट है जो कि ज़्यूस से ले लिया गया था और शायद हेडीज ने ही चुराया है। अब जब इस बात की भविष्यवाणी हो गई थी तो पर्सी को इस क्वेस्ट को सॉल्व करने के लिए जाना ही था। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर बर्नर ने सबसे बेस्ट जो बच्चे थे इस कैंप के अंदर उन बच्चों को इकट्ठा किया था ताकि पर्सी उन बच्चों में से चूज कर सके कि वो अपने साथ इस जर्नी पे किसे लेके जा सके। पर्सी एक भी सेकंड के लिए नहीं सोचता और हैंड टू हैंड एनाबेथ का नाम ले लेता है कि उसे एनाबेथ के साथ ही जाना है। उसे पता था कि एनाबेथ कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है और इंटेलिजेंट भी है, इसी के कारण वो उसे आगे जाके हेल्प करेगी। जिसके बाद हम यहाँ पे ग्रोवर को देखते हैं जो कि यहाँ पे साइड वाले काम कर रहा था और उसे तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि पर्सी उसे चूज करेगा। लेकिन जब पर्सी आता है और ग्रोवर पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हारे साथ क्वेस्ट की जर्नी पे कौन जा रहा है, तो पर्सी बताता है कि मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। इस बात को लेकर ग्रोवर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इसी के साथ में वो ग्रोवर को ये भी चीज बताता है कि भविष्यवाणी ने एक ऐसी चीज बताई है जिससे वो काफी ज्यादा डर गया है। असल के अंदर उसने बताया नहीं था कि सब कुछ पर्सी के दिमाग में चल रहा था। भविष्यवाणी ने बताया था कि कोई ऐसा उसका दोस्त होगा जो कि उसे धोखा दे देगा, बिट्रे कर देगा और इसी के साथ में जब वो वक्त आएगा चीजों को सुधारने का तब भी वो दोस्त तुम्हारा काम में नहीं आएगा। यानी कि ऐसा ही कोई दोस्त है पर्सी का जो कि उसे आगे जाके धोखा दे देगा। लेकिन पर्सी उस भविष्यवाणी को बदलना चाहता था, इसी के कारण उसने सबसे पहले ग्रोवर और एनाबेथ को चूज किया जो कि उसके बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। अब यहाँ पे पर्सी अपना बैग पैक करने लगता है जहाँ पे उसके सामने ल्यूक आता है और पूछता है आखिर तुम्हें उन लोगों ने जाने के लिए क्या क्या दिया है। जहाँ पे पर्सी बताता है कि $200 दिए हैं और कुछ गोल्ड के कॉइन्स दिए हैं। जहाँ पे ल्यूक उसे समझाता है कि इंसानों की दुनिया के लिए तुम्हें पैसे दिए गए हैं, लेकिन जब तुम देवताओं की दुनिया में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें ये गोल्ड के कॉइन्स लगेंगे। इसी के साथ में ल्यूक पर्सी के लिए गिफ्ट लेकर आया था जो कि शूज थे। तो पर्सी को ये बहुत ही ऑर्डिनरी शूज लगते हैं। तभी ल्यूक उन शूज को निकालता है और एक स्पेल पढ़ता है जो कि था माया। माया के बोलते ही उस शूज के अंदर विंग्स आ जाते हैं और वो शूज उड़ने लगते हैं। ये चीज देख के पर्सी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि वाओ इतनी प्यारी चीज। ल्यूक बताता है कि ये उसे उसके फादर हर्मेस ने दिए थे और अब शायद अगर पर्सी इस क्वेस्ट पे जा रहा है तो उसे इन शूज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। पर्सी कहीं ना कहीं सोच रहा था कि उसने एनाबेथ को चूज करके गलती तो नहीं करी, उसे शायद ल्यूक को लेके जाना चाहिए
चाहिए था, क्योंकि ल्यूक उसका बहुत अच्छा दोस्त है और इसी के साथ में वो स्मार्ट इंटेलिजेंट है, उसके पास काफी सारे टूल्स है। गॉड की दुनिया में पहुंचने के लिए उसके पास में 100 तरीके हैं, जहाँ पे ल्यूक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एनाबेथ भी बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हारा साथ लास्ट तक देगी। लेकिन पर्सी का कहना था कि हम दोनों की ज्यादा बनती नहीं है, जिसके बाद में अब ये तीनों ही निकल पड़ते हैं क्वेस्ट के लिए, जहाँ पे पर्सी के हाथ में अपना बैग भी था, साथ ही में शूज भी थे। और जाने से पहले एनाबेथ थालिया के ट्री से मिलके जाती है, जहाँ पे ग्रोवर पर्सी को सारी की सारी कहानी बताता है। ये कहानी का मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि कैसे थालिया की एक बहुत बड़ी फाइट हो गई थी, जिसके चक्कर में वो मर गई थी, लेकिन ज़्यूस जो कि उसके फादर थे उन्होंने क्लेम किया कि ये लड़की जिंदा रहेगी, इसी के कारण थालिया को जिंदा रखा गया। जब एनाबेथ यहाँ पे आती है तो पता चलता है कि इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती और वापस से एक बार फाइट हो जाती है, जिसे ग्रोवर शांत करवाता है। इन्हें लॉस एंजलिस निकलना था, जिसके लिए सबसे पहले एक कैब लेते हैं और बस स्टैंड तक पहुंच जाते हैं। बस के अंदर बैठने के बाद में एक जगह जब ये लोग रुकते हैं तो पर्सी और ग्रोवर दोनों को ही नीचे उतरना था, लेकिन एनाबेथ इस चीज के लिए साफ मना कर देती है। वो कहती है कि जो भी चाहिए तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी। लेकिन पर्सी इस बात के ऊपर झगड़ा कर लेता है कि हमें भी तो नीचे उतरना है, आखिर हम कब तक बैठे रहेंगे। लेकिन एनाबेथ कहती है कि क्या तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारे अंदर से निकली हुई स्मेल काफी सारे मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। तुम एक डेमीगॉड हो और तुम एक क्वेस्ट के लिए निकले हुए हो, तुम्हें काफी सेफ रहना पड़ेगा। जहाँ पे पर्सी का कहना था कि तुम भी तो एक डेमीगॉड हो, तुम्हें भी तो कोई ना कोई मॉन्स्टर सूंघ सकता है। एनाबेथ कहती है कि मुझे इन सब चीजों से प्रिवेंट करना आता है, लेकिन तुम यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाओगे, ये मेरे ऊपर है कि मैं तुम्हें सेफली यहाँ से लेकर जाऊँ। और आखिरकार एनाबेथ के चक्कर में पर्सी और ग्रोवर बस के अंदर ही बैठे रह जाते हैं और एनाबेथ खुद नीचे जाती है और एक स्टोर के अंदर से चॉकलेट्स वगैरह लेने लगती है, जहाँ पे अंदर बैठा हुआ ग्रोवर पर्सी को समझाता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि हमारे जो ईवल है, यानी कि हमारे जितने भी दुश्मन है, वो सिर्फ और सिर्फ हेडीज नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई सारे लोग हैं, वो सारे हाफ ब्लड, वो सारे डेमीगॉड जो कि क्लेम नहीं किए गए हैं। इसी के साथ में ऐसे देवता जिन्हें की ओलंपस के अंदर जगह नहीं दी गई है, वो सभी हमारे पीछे हैं। ऊपर से जो सबसे बड़े 3 देवता हैं, यानी कि ज़्यूस, हेडीज और साथ में पोसाइडन, इन तीनों के बच्चे तो हमेशा रिस्क में रहते ही हैं। तो अच्छा होगा कि हमारी स्मेल ज्यादा दूर तक ना फैले और कोई मॉन्स्टर में सूंघता हुआ यहाँ पे ना आ जाए। इस वक्त एनाबेथ वापस से लौट ही रही थी, लेकिन उसे कुछ डाउट होता है और वो अपनी कैप पहनती है, जिससे कि वो इनविजिबल हो जाती है और उसके बाद में एक लेडी के पास आके बैठ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो। जहाँ पे इस लेडी का कहना था कि उसे हेडीज ने भेजा है इन बच्चों को लेकर आने के लिए। जहाँ पे एनाबेथ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे साथ में जाएंगे, और हम तुम्हारे साथ में क्यों जाएंगे। जहाँ पे लेडी कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे सिर्फ तुम बच्चों को लाने का ऑर्डर दिया है और मुझे कुछ जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है। ये लेडी एनाबेथ का दिमाग खराब करने के लिए थालिया वाला भी मैटर उठाती है कि तुम बहुत छोटे बच्चे हो, तुम्हें किसी भी चीज का अंदर दिमाग नहीं है। जब मैं तुम्हें कोई ऑफर दे रही हूँ, तुम्हारे साथ में डील कर रही हूँ कि मैं तुम्हें सेफली अंडरवर्ल्ड तक ले जाऊंगी और तुम्हारा क्वेस्ट भी चलता रहेगा, तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन एनाबेथ इस लेडी के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी। हो सकता है कि ये लेडी शायद हेडीज के लिए काम नहीं करती हो, बल्कि और ही कोई मॉन्स्टर हो, इसलिए एनाबेथ इस लेडी का ऑफर ठुकरा देती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद में जब वो पर्सी और ग्रोवर के पास जाती है तो उन्हें कहती है कि हमें शायद जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, दरवाजा खोलो। उसके बाद में ये दोनों ही लड़के खिड़की खोलने लगते हैं, तभी पता चलता है कि सामने से वही लेडी आती है जो कि अब मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुकी थी। इस मॉन्स्टर का नाम एलेक्टो था। अब गाइज ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो भी ये मॉन्स्टर है, यानी कि डेमीगॉड्स होते हैं, उन्हें कोई भी इंसान नहीं देख सकता है। इसी के कारण जो बस के अंदर जितने भी लोग बैठे थे वो इस डेमीगॉड को, यानी कि मॉन्स्टर को नहीं देख पा रहे थे, सिर्फ ये तीनों ही मॉन्स्टर को देख पा रहे थे। इसी के कारण फुल फुर्ती से बस का कांच तोड़ के नीचे उतर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रोवर अपने साथ इन दोनों को एक जंगल के अंदर ले आता है। अब जब ये दोनों झगड़ा करते हैं ग्रोवर से कि आखिर तुम हमें यहाँ पे क्यों लेके आए, तो ग्रोवर बताता है कि एक बार मेरे अंकल भी इस क्वेस्ट के लिए निकले थे। एक वक्त पहले भी था जब मास्टर बोल्ट चोरी हो गई थी, उस वक्त मेरे अंकल ने यही रास्ता अपनाया था और शायद हमें भी इसी रास्ते पे चलना चाहिए। इस बार पर्सी यहाँ पे एनाबेथ से खुद कह देता है कि तुम्हारी मॉम से तुम्हारे रिलेशन कैसे हैं, तुम उनसे बात क्यों नहीं करती हो। जहाँ पे एनाबेथ बार बार के अंदर ग्रोवर को समझाती है कि पर्सी उससे इस तरीके से बात नहीं करे, लेकिन पर्सी इस बात के लिए अटक जाता है कि तुम आखिर अपनी मॉम से मदद क्यों नहीं मांगती। अगर तुम उनसे मदद मांगोगी तो शायद वो हमारी हेल्प करे और उसके बाद में हम यहाँ से जल्दी निकल पाए। लेकिन एनाबेथ के पास में चीजों का कोई जवाब नहीं था। हालांकि वो अपनी मॉम से बात करती थी, लेकिन वो पर्सी को ये जवाब नहीं दे पाई कि आखिरी बार उसने अपनी मॉम से कब बात करी थी। इस बार वापस से ग्रोवर इन्हें चुप कराने की कोशिश करता है और इस बार तो वो जोर से चिल्लाता भी है कि प्लीज चुप हो जाओ और यहाँ से जितना जल्दी हो सके चलो। इसी वक्त ग्रोवर को कुछ स्मेल आने लगती है, जैसे कि यहाँ पे कुछ खाना वगैरह बन रहा हो। वो जंगल से बाहर निकलता है तो उसे बर्गर की स्मेल आती है, जो कि इन्हें सीधा एक घर के पास तक ले आती है। घर के बाहर इन बच्चों को स्टैचूज दिखते हैं और स्टैचूज को देख के समझ में आ जाता है कि ये बच्चे मेड्यूसा के घर के बाहर पहुंच गए हैं। अब गाइस जो मेड्यूसा है ये कैरेक्टर एक ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है। इसके बारे में मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि ये एक देवता नहीं थी, लेकिन ओलंपियस के लोगों से कनेक्टेड थी। कुछ गलती के कारण, या फिर हम कह सकते हैं कि मेड्यूसा की गलती के कारण, जो एथेना थी यानी कि गॉड थी, उन्होंने मेड्यूसा को एक कर्ज दिया कि अगर वो किसी भी इंसान को देखेगी तो वो इंसान पत्थर का बदल जाएगा और उसके पूरे के पूरे सर में सांप वगैरह भी है। मेड्यूसा की गाइस पहले भी मूवीज भी आ चुकी है, अगर आप लोगों को डिटेल देखनी है तो आप वो मूवीज भी देख सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं
कि इन तीनों बच्चों को लेने के लिए एलेक्टो पहुंच गई थी, जो कि सबके सामने बोल देती है कि एनाबेथ ने मेरा एक ऑफर ठुकराया है। तो पर्सी पूछता है कि आखिर ऐसा कौन सा ऑफर था, जहाँ पे एनाबेथ कहती है कि ये हमें अपने साथ में लेके जाने वाली थी अंडरवर्ल्ड, जो कि मुझे सही नहीं लगा जाना। और इसी वक्त मेडुसा भी पहुंच जाती है, जो कि यहाँ पे कहती है कि अगर किसी को भी कुछ बात करनी है तो मुझसे अंदर आके बात करो। बच्चों, ये तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन ये तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगी जब तक तुम दोनों चूज नहीं करते हो कि तुम मेरे साथ रहना तय करोगे या फिर इसके साथ जाना तय करोगे। यानी कि जो एलेक्टो थी वो मेडुसा के घर के आसपास आके पावरफुल तो थी, लेकिन मेडुसा के आगे वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मेडुसा ने खुद की कैप हटाई तो वो पत्थर की बन जाएगी। जिसके बाद में मेडुसा तो अंदर चली जाती है बच्चों को ऑफर देके, लेकिन बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि क्या उन्हें जो यहाँ पे एलेक्टो खड़ी है यानी कि जो मॉन्स्टर है उससे बात करनी चाहिए या फिर इस मेडुसा के पास में जाना चाहिए। जहाँ पे पर्सी का कहना था कि मैं जानता हूँ मेडुसा एक मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि मैंने अपनी मॉम की स्टोरीज में सुना है कि वो बहुत अच्छी लेडी है, तो शायद हमें उनके साथ चलना चाहिए। लेकिन एनाबेथ मना करती है कि मेडुसा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकती है। लेकिन पर्सी को कहीं ना कहीं बिलीव था कि वो अच्छी लेडी है, इसी के कारण वो घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद में पूरी की पूरी टेबल लगी हुई थी, जहाँ पे काफी सारे स्नैक्स रखे थे। ग्रोवर तो जाते ही खाना पीना शुरू कर देता है, लेकिन एनाबेथ तो यहाँ पे बैठती तक भी नहीं है। जिसके बाद में अब यहाँ पे मेडुसा आ जाती है और बच्चों से बातचीत करने लगती है कि आखिर तुम्हें क्लेम कर लिया गया है। तो पर्सी पूछता है कि आखिर आपको कैसे पता कि मैं क्लेम कर लिया गया हूँ। जहाँ पे मेडुसा बताती है कि पूरे ओलंपस के अंदर ये बात पता चल चुकी है कि तुम सीधा गॉड से क्लेम करे गए हो, तुम पोसाइडन के बेटे हो, और वैसे भी तुम्हारी माँ और मैं एक सिस्टर्स के जैसे थे, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी बनती थी। लेकिन ये सारी चीजें एनाबेथ मना कर देती है कि ये एक नंबर की झूठी लेडी है, ये जो कुछ भी बोल रही है गलत बोल रही है। जहाँ पे मेडुसा एनाबेथ को कहती है कि तुम तो अपनी माँ की बहुत प्यारी लड़की हो ना, उनकी सारी बात मानती हो। एनाबेथ कहती है कि जी हाँ, मैं एथेना की सारी बात मानती हूँ, जितना मुझसे बन पड़ता है। जिसके बाद में मेडुसा पर्सी को कहीं ना कहीं अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या तुम जानना भी चाहोगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेडुसा अपनी स्टोरी बताती है कि आज से कई सालों पहले वो एथेना की प्रेयर करती थी, हर वक्त उनकी वर्शिप करती थी, हर वक्त उनसे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी भी एथेना ने मेडुसा से बात नहीं करी। जिसके बाद में एक दूसरी गॉड का ध्यान मेडुसा के ऊपर पड़ा। वो गॉड और कोई नहीं बल्कि पोसाइडन थे। इस बात की जेलसी के कारण एथेना ने पनिशमेंट देना जरूरी समझा, पोसाइडन यानी कि देवता को नहीं बल्कि मेडुसा को। और यही चक्कर था कि मेडुसा का सर पूरे के पूरे सांपों में बदल दिया गया और वो कभी किसी को देख भी नहीं पाएगी। ये कहानी सुनते ही तो एनाबेथ भड़क जाती है और कहती है कि एक नंबर की झूठी लेडी है, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही मेरी मॉम ने ऐसा कुछ बताया था। मेडुसा को लगता है कि अभी भी बात नहीं बनी, इसी के कारण वो पर्सी को कहती है कि तुम मेरी हेल्प करा सकते हो क्या किचन में। पर्सी किचन के अंदर आ जाता है, जहाँ पे मेडुसा बतानी शुरू करती है कि तुम्हारी माँ और मैं बहुत अच्छी सिस्टर्स थी, हम सारी चीजें साथ में शेयर किया करते थे और हम दोनों एक ही मॉन्स्टर से दुखी थे। पर्सी समझ गया था कि ऐसी बातें तो कुछ भी मेरी मॉम ने नहीं बताई थी कि उनका फादर एक मॉन्स्टर है, बल्कि उन्होंने तो हमेशा बताया कि उनके फादर एक बहुत ही अच्छे आदमी थे। तो आखिर आप ऐसा क्यों कह रही है। जहाँ पे मेडुसा कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है। वो इस वक्त अंडरवर्ल्ड में है, हेडीज के पास में है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके चक्कर में तुम्हें अपने दोनों दोस्तों को इस क्वेस्ट से हटाना पड़ेगा। मैं तुम्हें डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड तक ले जाऊंगी। ये बात जैसे ही पर्सी सुनता है तो अगले ही मोमेंट पे गायब हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि मेडुसा एक नंबर की झूठी लेडी निकली है और वो इसके दोस्तों को मारना चाहती है। अब मेडुसा अपने असली रूप में आ जाती है, वो कैप हटाती है, उसके हम बहुत ही खूबसूरत वाली आईज देखते हैं और सर पे जितने भी सांप थे वो भी देखते हैं। बच्चे इस वक्त छुप के बेसमेंट के अंदर पहुंच चुके थे। मेडुसा ने भी बच्चों को ढूंढ लिया था और उसके बाद में बेसमेंट में आग भी लग जाती है। यहाँ पे ग्रोवर आके एक प्लान बताता है, लेकिन गलती से ग्रोवर ने वो स्पेल पढ़ दिया था और सीधा उसके जूते उड़ने लग जाते हैं और ग्रोवर यहाँ से गायब हो जाता है। जहाँ पे अब पर्सी और एनाबेथ दोनों को ही मिलके कोई तो प्लान बनाना था जिससे कि वो मेडुसा को दूर कर सके। अभी मेडुसा नीचे आते ही पर्सी को बहुत गलत गलत चीजें बोलने लगती है कि बच्चे मेरे सामने आओ, तुम्हारे फादर कितने बुरे हैं, कितने बुरे मॉन्स्टर है, उन्होंने तुम्हें क्लेम तक भी नहीं किया, काफी लंबा सफर तुम्हें तय करना है, तुम्हें क्वेस्ट के अंदर जाना है, तुम्हारी माँ पता नहीं कहाँ है, उठो मेरे सामने आओ। तो पर्सी के पास एक प्लान था। पर्सी अपनी आंखें बंद करके मेडुसा के पास में जाता है। मेडुसा जैसे उसे टच करती है तो इतनी ही देर के अंदर गलती से ग्रोवर उसके सामने आ जाता है और ग्रोवर को देखने के चक्कर में मेडुसा का ध्यान भटक जाता है और वो दूसरी तरफ देखने लगती है। पीछे से एनाबेथ आके अपनी जो कैप थी जिससे कि कोई भी इंसान इनविजिबल होता है वो मेडुसा को पहना देती है और मेडुसा जैसे इनविजिबल होती है तो पर्सी अपनी तलवार से उसका गला काट देता है और यहीं पे इन तीनों बच्चों ने मिलके मेडुसा को जान से मार दिया। अब इनका दूसरा काम था कि बाहर जो एलेक्टो खड़ी है उसे भी इन्हें जान से मारना ही था। इसी के कारण पर्सी उस इनविजिबल हेड को यानी कि मेडुसा के सर को उठा के बाहर लेकर जाता है। एनाबेथ कहती है कि काफी सही टाइम पे तुम्हें उस कैप को हटानी है और कोशिश करना कि उस कैप को सामने की तरफ रखना, अगर गलती से तुमने तुम्हारी तरफ रखा तो तुम पत्थर के बन जाओगे। पर्सी काफी ध्यान से उस सर को बाहर की तरफ लेके जाता है और जैसे ही एलेक्टो पर्सी के ऊपर अटैक करने के लिए आने वाली थी तो पर्सी कैप को हटा देता है और मेडुसा के सर को एलेक्टो को दिखा देता है, जिससे कि एलेक्टो पत्थर के अंदर बदल जाती है और वहीं पे गिर जाती है। हम यहाँ पे ग्रोवर को देखते हैं जो कि काफी इमोशनल था, क्योंकि जो उसके अंकल थे जो कि गुम हो गए थे क्वेस्ट के टाइम पे, वो उसे यहाँ पे मिलते हैं बिल्कुल पत्थर बने हुए। यानी कि मेडुसा ने न जाने कितने लोगों को पत्थर बना दिया था, लेकिन अब इन्हें आगे तो बढ़ना ही था। अब यहाँ पे इन्हें
ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस सर का क्या करना चाहिए। पहले तो ये बच्चे सोचते हैं कि इस सर को कैंप में भेज देना चाहिए, लेकिन उसके बाद में पर्सी का कहना था कि हम आखिर इसे कैंप के अंदर क्यों भेजेंगे, ये वहाँ से बिलोंग ही नहीं करता है, बल्कि हमें तो इसे ओलंपिक्स के अंदर भेजना चाहिए। इन तीनों के बीच में आपस में काफी भयंकर वाली लड़ाई हो जाती है कि हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस लड़ाई का रीजन जानना सबको जरूरी था कि आखिर पर्सी इन दोनों की बातों को बार बार में काट क्यों रहा है। जहाँ पे पर्सी बता देता है कि एक भविष्यवाणी हुई थी जहाँ पे बताया गया था कि उसका कोई दोस्त है जो कि उसे बिट्रे करेगा, उसे धोखा देगा, लेकिन वो ये बातें इन दोनों के सामने नहीं करना चाहता था। उसे पता है कि ये दोनों दोस्त धोखा नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आकाशवाणी तो है, भविष्यवाणी तो है, तो वो तो सच होके ही रहेगी। जिसके बाद में तीनों ही दोस्त आपस के अंदर चीजों को क्लियर करते हैं, वापस से खुद की फ्रेंडशिप को ठीक करते हैं और उसके बाद में फाइनल करते हैं कि ये जो मेड्यूसा का सर है ओलंपिक्स के अंदर भेज दिया जाएगा, जहाँ पे जितने भी गॉड है वो मेड्यूसा के सर को देखेंगे तो इन्हें शाबाशी देंगे, काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन आखिर ये भेजेंगे कैसे? तब इन्हें याद आता है कि हर्मेस की एक ऐसी सर्विस है, वो एक गॉड है हर्मेस, जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर चीजों को इधर से उधर करते हैं, यानी कि ओलंपियस से अर्थ के अंदर और अर्थ से ओलंपियस के अंदर। हम देखते हैं कि एक आदमी यानी कि जो पोस्ट को लेकर जाता है उसके हाथ में एक डब्बा था। ये डब्बा और किसी का नहीं बल्कि मेड्यूसा के सर का था। वो एक नॉर्मल सी बिल्डिंग के अंदर घुसता है, लेकिन एक बहुत ही खास बटन प्रेस करता है चाबी को घुमा के, जो कि था 600 फ्लोर, यानी कि नॉर्मल जो बिल्डिंग थी वो 100 फ्लोर की थी, लेकिन जो ओलंपियस जाने वाली लिफ्ट थी वो 600 फ्लोर पे थी। वो पोस्टमैन अब ओलंपियस के अंदर पहुंच चुका था और वहां जाके सबको बताता है कि तुम लोग बिलीव भी नहीं करोगे कि आज मैं क्या लेकर आया। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। पर्सी जैक्सन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पर्सी और उसके साथ उसके दोनों दोस्त क्वेस्ट को सॉल्व करने के लिए निकल गए थे हेडीज को ढूंढने के लिए अंडरवर्ल्ड के लिए, जहाँ पे इन्हें लॉस एंजलिस तक जाना था, लेकिन रास्ते में इन्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि एलेक्ट्रो एक मॉन्स्टर जो कि इनके सामने आई और इन्हें बहुत परेशान किया। इसी के साथ में मेड्यूसा का आना, उसका सर काटना, काफी सारी चीजें हमने लास्ट एपिसोड में देखी थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पर्सी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसे कंटिन्यूअसली स्विमिंग करने के लिए फोर्स कर रही थी और बताती है कि अगर ये चीज सेफ ही नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी यहाँ पे नहीं लेके आती। पर्सी काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि अगर तुमने आज नहीं सीखा तो मैं हर वक्त तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी ना, कल जाके तुम्हें पानी के अंदर रहना ही पड़ेगा और उस वक्त कैसी मुसीबत तुम्हारे सामने आएगी ये चीज तुम्हें फेस करना पड़ेगा। पर्सी खुद देख पा रहा था कि उसकी मॉम काफी ज्यादा परेशान हो रही है उसे लेकर। इसी के कारण वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम जस्ट ब्रीथ, आप सांस लीजिए, सारी चीजें ठीक हो जाएगी। और तभी पर्सी एकदम से खुद के सपने में चला जाता है, एक ऐसा सपना जहाँ पे वो एक डेजर्ट के अंदर खड़ा था। एक मॉन्स्टर उसके पास आता है और कहता है कि तुम एक फॉरबिडन चाइल्ड हो, तुम एक भूले हुए बच्चे हो जिसे किसी ने भी नहीं अपनाया और अब वो तुम्हारे पास आती जा रही है। अब वो कौन चीज है गाइस वो हमें आगे आके पता चलेगा। जहाँ पे सीन प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है, ये सारी चीज पर्सी के सपने में चल रही थी, इसी के कारण उसे नींद नहीं आती। वो एनाबेथ से पूछता है कि क्या तुम सो गई हो, और इसके बाद में इन दोनों की बातचीत शुरू होती है थालिया से रिलेटेड कि आखिर थालिया कैसी लड़की थी, इनके बीच का रिलेशन कैसा था, जहाँ पे अब एनाबेथ भी अपनी सारी बातें बताती है थालिया के साथ उसका रिलेशन कैसा था। जिसके बाद ल्यूक उसके साथ रहने लगा और ल्यूक और इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। एनाबेथ अपने फादर के बारे में भी बताती है कि उसके फादर के लिए वो एक गिफ्ट नहीं थी। उसकी मॉम तो यहाँ से चली गई, लेकिन उसके फादर के लिए एक प्रॉब्लम छोड़ के चली गई। उसके फादर पहले तो उसे बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन जैसे ही अब एनाबेथ बड़ी होने लगी थी तो उसे काफी सारी चीजें समझ में आने लगी थी और एक वक्त ऐसा आया जब उसने घर छोड़ दिया। एनाबेथ को काफी वक्त हो चुका है घर को छोड़े हुए। अब इन दोनों की बातों के बीच में ग्रोवर उठ जाता है, जहाँ पे उसकी नींद टूट गई थी और एनाबेथ उसे बातों के अंदर चिढ़ाने लगती है। इस वक्त ये तीनों ही ट्रेन का सफर कर रहे थे, जहाँ पे अगली सुबह ये तीनों आपस में बैठ के बात करते हैं क्या इनमें से कोई भी लॉस एंजलिस पहले गया है। पर्सी तो पहले से डरा हुआ था, वो कहता है कि मैं आज से पहले कहीं बाहर तक भी नहीं निकला हूँ और मुझे पक्का लगता है कि तुम दोनों भी लॉस एंजलिस नहीं गए होंगे, तो आखिर हम कैसे पहुंचेंगे वहां तक, हम अंडरवर्ल्ड तक कैसे जाएंगे। जहाँ पे ग्रोवर बताता है कि यार हमें वहां तक पहुंचने में 37 स्टेप्स है, अभी तो हम ओनली 4th स्टेप पे हैं, हम वहाँ पे जाएंगे तो आगे से आगे हमें चीजें पता चलती जाएगी, तुम इतने टेंशन मत लो। तभी इन्हें लगता है कि सामने से कोई ऐसी चीज उड़ती हुई इनके ट्रेन तक आ रही है, लेकिन ये लोग मिलके इसे इग्नोर कर देते हैं। ये बच्चे आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पे एक टिकट कलेक्टर पहुंच जाता है जो कि इनसे सीट का टिकट मांगता है और उसके बाद में कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। इन तीनों बच्चों को एक कैबिन के बाहर ले आया जाता है और कहा जाता है कि इस पूरे रूम को तुमने बर्बाद किया है, आखिर तुम बच्चों ने ऐसा क्यों किया। जहाँ पे तीनों ही कहते हैं ऑफिसर से कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे, वो भी इतना ज्यादा नुकसान, आखिर आपको ऐसा किसने कहा है। ऑफिसर उस लेडी की तरफ इशारा करता है कि वहाँ पे जो लेडी खड़ी है उन्होंने खुद ने तुम्हें देखा है और तुम्हारी आवाजें सुनी है। तीनों बच्चों को बिठा दिया जाता है। एनाबेथ कहती है कि क्या हम अंडर अरेस्ट हैं, क्या
हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। और तीनों बच्चे बैठ के प्लानिंग बनाने लगते हैं कि ये लेडी कोई तो मॉन्स्टर है, लेकिन आखिर ये मॉन्स्टर की जैसे दिख क्यों नहीं रही है, फिर ये इंसान की जैसे क्यों दिख रही है, कोई तो गड़बड़ है, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, हम आखिर यहाँ से कैसे निकलेंगे। इतनी ही देर में ये लेडी इनके पास आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करती है कि कोई बात नहीं बच्चों, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ होते तो शायद तुम ऐसी गड़बड़ नहीं करते, लेकिन इट्स ओके, मैं तुम्हारे पास यहाँ पे बैठ जाती हूँ। इसके बाद में ये लेडी वहाँ पे खड़ी हुई ऑफिसर को भी भेज देती है कि कहीं ना कहीं ये बच्चे नर्वस हो रहे हैं, मैं इनसे थोड़ा अकेले में बात करनी चाहती हूँ। वो ऑफिसर चली जाती है, जहाँ पे ये लेडी कहती है कि मुझे तो बस मौका चाहिए था तुमसे बात करने के लिए। ये लेडी अपने साथ एक बैग के अंदर कुछ ऐसा जानवर लेकर आई थी जो कि कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा हिल रहा था, वो पूरा का पूरा बैग ही हिल रहा था। पर्सी यहाँ पे होशियारी में कह देता है कि हमने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा है, तुम कोई अकेली मॉन्स्टर नहीं हो, तो मॉन्स्टर दिखती नहीं हो तो इसका क्या मतलब है, तुम होगी तो मॉन्स्टर ही ना। जहाँ पे लेडी कहती है कि हाँ वो सारे मेरे बच्चे थे। जहाँ पे इन तीनों को पता चलता है कि ये जो लेडी है वो अकिडना है, जो कि मॉन्स्टर की सबसे बड़ी माँ है, यानी कि इसी के सारे बच्चे होते हैं। और अब वो खुद हेडिस के कहने पे इन तीनों बच्चों को अपने साथ लेके चलने के लिए आई है। ये तीनों बच्चे तो ऑब्वियस ही बात है बात नहीं मानते हैं, और इसके बैग के अंदर जो वो मॉन्स्टर लेकर आई थी वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था इन तीनों डेमीगॉड्स को मारने के लिए, क्योंकि ये जो क्रीचर अपने साथ लेकर आई थी वो पर्टिकुलर डेमीगॉड्स को मारने के लिए बनाया गया था। वो कहती है कि तुम बच्चे डरे हुए हो और डरना बिल्कुल नेचुरल है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। और अब तो वो बैग खोल देती है, जिसके अंदर से एक क्रीचर अपनी टेल बाहर निकालता है और सीधा पर्सी के ऊपर अटैक होता है। लेकिन तभी एनाबेथ अपनी चाकू से उस क्रीचर की टेल पे स्टैप करती है, जिससे कि वो क्रीचर वहीं पे उस वक्त तो अपनी टेल अंदर कर लेता है, और ये तीनों ही उस ट्रेन के अंदर से फुल स्पीड से सामने की तरफ भागने लगते हैं। इस वक्त ये सोच ही रहे थे कि आखिर अब ये क्या करेंगे, कोई ट्रेन के अंदर देख भी नहीं सकता कि इतना बड़ा मॉन्स्टर इनके पीछे पड़ा है। पर्सी इस वक्त काफी ज्यादा घायल था, उसके चेस्ट पे एक तरीके का स्टिंग यानी कि हम कह सकते कि डंक लगा हुआ था, और उसका शोल्डर भी इंजर्ड था। इन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर यहाँ से भागेंगे कैसे। इन्होंने एक दरवाजा तो बंद कर दिया था, लेकिन ट्रेन जैसे ही काफी जोर से हिलती है तो ट्रेन रुक भी जाती है। तभी ये तीनों मौका देख के उस ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और भाग जाते हैं। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि आखिर इस शहर के अंदर उतर के इन्हें पता ही नहीं है कि आखिर जाना कहाँ पे और ये हेल्प किससे मांगेंगे। जहाँ पे एनाबेथ कहती है कि मैं मेरी मॉम से हेल्प मांगूंगी, इस शहर के अंदर मेरी मॉम का एक टेम्पल है, उस टेम्पल के अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता है, हमें वहीं चलना चाहिए। जिसके बाद में ये तीनों ही अथेना के एक बहुत बड़े टेम्पल के अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि एक तरीके का मॉन्यूमेंट था, बहुत ही सुंदर जगह थी और बहुत ही ऊंचा सा टेम्पल था, एक सी के शेप की बिल्डिंग, जिसके अंदर ये तीनों एंटर कर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे हम सेफ हैं, यहाँ पे हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, और वो हमें ढूंढते हुए तो यहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। ग्रोवर कुछ बात कहता, लेकिन एनाबेथ ने उसकी बात काट दी थी। इस चक्कर में ग्रोवर कहीं ना कहीं नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन एनाबेथ को ये बात समझ में आ गई थी, इसी के कारण वो पर्सी को कहती है कि मुझे शायद उसके ऊपर इतना ज्यादा नहीं चिल्लाना चाहिए था। अब पर्सी कहीं ना कहीं एनाबेथ को मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि एनाबेथ का भी मूड काफी ज्यादा खराब था, लेकिन एनाबेथ उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जहाँ पे पर्सी कहता है कि देखो यार, मैं डेमीगॉड अभी लास्ट सैटरडे से बना हूँ, मैं तो इवन डेमीगॉड के बारे में कुछ जानता तक नहीं हूँ, तुम्हें सालों से पता था कि तुम्हारे पास में क्या पावर्स है, तो आखिर अगर मैं जो चीजें करता हूँ या हमसे रिलेटेड कोई चीजें हैं तो तुम उन सब में सबसे ज्यादा समझदार हो, तो तुम इतनी ज्यादा टेंशन मत लो। ये आपस में बात कर ही रहे थे, तभी पर्सी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। इसी के कारण एनाबेथ और ग्रोवर दोनों ही पर्सी को पानी के पास ले आते हैं, क्योंकि पर्सी की जो पावर है वो पानी ही है, इसी के कारण वो उसके ऊपर पानी मारने लगते हैं। कहीं ना कहीं पर्सी को अब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, वो कहीं ना कहीं हील होता जा रहा था, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर उस क्रीचर का पॉइजन आ गया था। इसी वक्त इनके सामने काफी सारी गाड़ियां एक साथ में टकराने लगती है, और इनके सामने अकिडना पहुंच चुकी थी। इनका सबसे पहले दिमाग के अंदर यही क्वेश्चन आता है कि आखिर अकिडना ने इन्हें सूंघा कैसे, वो आखिर यहाँ तक कैसे पहुंच गई। डेमीगॉड की स्मेल आती है, लेकिन आखिर वो इस जगह पे यानी कि अथेना के टेम्पल के अंदर घुस ही नहीं सकती, तो फिर वो यहाँ पे आई क्यों। अब इन तीनों को कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी के कारण ये दोनों मिलकर पर्सी को उस टेम्पल के अंदर ले आते हैं, और उसके बाद में एक लिफ्ट के अंदर जाके बैठ जाते हैं। अथेना एनाबेथ के चेहरे से सारे के सारे रंग उड़े हुए थे, और पर्सी समझ गया था कि कोई तो बात है जो कि एनाबेथ छुपा रही है। इसी के कारण पर्सी पूछता है एनाबेथ से कि बता आखिर बात क्या है। जहाँ पे एनाबेथ कहती है कि उसकी बात हुई थी अकिडना से, उसकी जो मॉम है वो काफी ज्यादा गुस्से के अंदर है, जो गॉड अथेना है वो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो गई है। पर्सी को समझ में आता है कि इन्होंने कल मेडुसा का सर ओलंपस के अंदर भेजा था, इस चक्कर के अंदर सारे देवताओं के बीच में अथेना काफी ज्यादा एम्बैरेस हुई है, और वो अब बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर है। तो पर्सी कहता है कि वो गिफ्ट तो मैंने भेजा था, तो मुझसे गुस्सा होना चाहिए ना। वो एनाबेथ कहती है कि साइन तो उस पे मेरा भी है ना, मैं उनकी बेटी हूँ, और ये चीज उन्होंने कंसीडर करी है, इसलिए वो अब शायद मेरी हेल्प नहीं करेंगी। अब ये तीनों ही बच्चे सबसे टॉप हाइटेड वाली जगह पे पहुंच गए थे। इन्हें लगा था ये जगह खाली है, लेकिन वहाँ पे तो काफी सारे लोग थे, और इन सबको हटाना जरूरी था। ये लोग इमरजेंसी अलार्म प्रेस कर देते हैं ताकि वहाँ से सारे लोग जा सके। एनाबेथ कहती है कि अगर मेरी मॉम ने हेल्प नहीं की तो हम सबसे टॉप फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से लड़ने के बाद में तो वो जरूर मेरी हेल्प करेंगी, मैं उन्हें कोशिश करूंगी मनाने की, और अगर वो तब भी नहीं मानी तो फिर मुझे ही उससे लड़ना पड़ेगा। वो पर्सी को यहाँ से जाने के लिए कहती है, और ग्रोवर को कहती है कि तुम्हें इसका ध्यान रखना है, क्योंकि इसे मास्टर बोल ढूंढने के लिए जाना है। असल के अंदर वो जो उसे कामेरा कहते हैं, और वो खासकर डेमीगॉड्स को मारने के लिए भेजा गया था। किसी को तो
उसको रोकना ही था। एनाबेथ कहती है कि मैं खुद को सेक्रीफाइस करूंगी। पर्सी उसे ऐसा करने के लिए मना भी करता है, लेकिन एनाबेथ बात नहीं मानती। तभी पर्सी कहता है कि लो मेरी तलवार ले जाओ। जैसे ही एनाबेथ उस तलवार को टच करती है तो पर्सी उसे धक्का देके खुद बाहर आ जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओ, ये लड़ाई मेरी है और मुझे ही लड़नी होगी, तुम इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। एनाबेथ और ग्रोवर कंटिन्यूअसली चिल्लाते ही रह जाते हैं कि पर्सी तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। अब तो एकिडना अपने क्रीचर यानी कि कामेरा के साथ में पहुंच गई थी। अगर हम इसे ढंग से देखें तो गाइस ये दो जानवरों से मिलकर बना है, लायन और गोट से। इसका पूरा चेहरा गोट का था और फुल बॉडी लायन की थी, जो कि आते ही पर्सी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। पर्सी को जो सपने के अंदर आया था ना कि वो आने वाली है, तो गाइस ये वही क्रीचर थी जो कि उसके सामने आ गई थी। पर्सी अपनी तलवार लेके उसे फाइट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन एक ही झटके के अंदर पर्सी सीधा नीचे गिर जाता है। सबसे स्पेशल बात ये थी कि कामेरा फायर ब्रीथ भी कर सकती है, यानी कि अपने मुंह से ड्रैगन के जैसे आग निकालती है और उस जगह पे आग लगा देती है। पर्सी आगे भागने की कोशिश करता है, लेकिन एकिडना ने आगे वाली जगह के अंदर एक बहुत बड़ा खड्डा कर दिया, जो कि सीधा सैकड़ों मंजिल नीचे का गैप हो गया था। पर्सी लड़ता लड़ता नीचे गिर गया था, लेकिन फिर भी अभी भी उसने एक चीज पकड़ रखी थी। वो आखिर दम तक उसे पकड़े हुए था, लेकिन वहाँ से ऊपर से एकिडना कहती है कि तुम्हें मौका मिलना चाहिए था, तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, तुम्हारे फादर ने तो तुम्हारी हेल्प तक भी नहीं करी। पर्सी इन सारी बातों को सोच के इतना ज्यादा टायर्ड हो गया था कि अब वो अपना हाथ छोड़ देता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है। पर्सी इतनी ऊंचाई से गिर रहा था, लेकिन उसकी मदद के लिए पानी यहाँ पे पहुंच चुका था और पर्सी जाके सीधा पानी के अंदर गिरता है। वो एक रिवर तक चला जाता है। सबसे पहले तो उसका पैर फंस जाता है। वो उस पैर को निकालने की काफी ज्यादा कोशिश करता है क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही थी। इस वक्त वहाँ पे एक गॉड आती है। गाइस ये एक पानी की गॉड है जो कि 50 भाई बहनों में से एक बहन थी और वो पर्सी को बताती है कि तुम्हें थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारे फादर हर जगह है, वो तुम्हें हर जगह सपोर्ट करते हैं, तुम जहाँ भी देखोगे वहाँ पे तुम्हारे फादर ही तुम्हें दिखाई देंगे। थोड़े शांत हो जाओ और उसके बाद में कोशिश करो सांस लेने की। पहले तो पर्सी काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रही है कि मैं ब्रीथ करूँ, पानी में अगर सांस लूंगा तो मर जाऊंगा। लेकिन उसके बाद में पर्सी थोड़ा शांत होता है और उसके बाद में सांस लेना शुरू करता है। तब पता चलता है कि पोसाइडन का बेटा यानी कि जो गॉड का बेटा पर्सी है, उसके पास में बहुत ही गजब की पावर है कि वो पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। गाइस ये चीज मूवी के अंदर नहीं दिखाई गई थी कि पर्सी के पास में पानी के अंदर सांस लेने की पावर है, बस ये दिखाया गया था कि वो पानी के अंदर स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है कि वो पानी के अंदर सांस ले सकता है, तो सोचिए आगे जाके वो कितनी सारी चीजें कर सकता है। इसी के साथ गाइस ये 4th एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से 5th एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। पर्सी जैक्सन का गाइस लास्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि पर्सी के सामने एक ऐसा क्रीचर आ गया था जो कि उसे मार ही डालने वाला था, लेकिन फिर भी न जाने कैसे पर्सी की जान बच गई। वो पानी में गिर गया और उसके बाद उसे पता चला कि वो पानी में सांस भी ले सकता है। और इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अथेना का टेम्पल जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, जिसे आर्क कहते थे, अब वहाँ पे काफी सारे लोग पहुँच गए थे और पुलिस वाले भी पहुँच गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये पुलिस वाले देख चुके थे कि यही तो वो बच्चे हैं जो कि ट्रेन के अंदर भी भाग गए थे। लेकिन एनाबेथ ने यहाँ पे कोई दूसरी चीज नोटिस करी। यहाँ पे उसे 3 सिस्टर्स दिखाई दी जिन्होंने एनाबेथ को देखते ही एक धागे को काट दिया। असल के अंदर ये है तो देवताएं ही, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर ये तीनों लेडीज एक साथ में बैठ के किसी धागे को देखकर काट देती है, इसका मतलब है कि वो आपके लिए बहुत ही बुरा होने वाला है, कोई एक बुरा शगुन है। अब गाइस अगर हम मूवी से इसे कंपेयर करें तो मूवी के अंदर पर्सी जैक्सन और उसके दोस्तों को इन्हीं तीनों बहनों ने लिफ्ट दी थी और ये बहनें काफी ज्यादा वियर्ड थी, काफी ज्यादा कॉमेडी, काफी ज्यादा अलग दिखाई गई थी, फुल कॉमेडी वाले सीन थे। लेकिन वेब सीरीज के अंदर इनका बहुत छोटा सा रोल दिखाया गया है कि ये तीनों बहनें ये बताने की कोशिश कर रही है कि इन तीनों दोस्तों में से कोई ना कोई तो जरूर मरेगा। ग्रोवर और एनाबेथ इस बात की टेंशन कर रहे थे कि आखिर पर्सी अभी गया कहाँ पे होगा। ग्रोवर को तो लग रहा था कि वो जरूर मर गया होगा, लेकिन एनाबेथ को पता था कि पर्सी अभी तो बिल्कुल नहीं मरेगा। ये दोनों से ढूंढने के लिए पानी के पास जाते हैं और तभी इन्हें दूर से पर्सी आता हुआ दिखाई देता है। एनाबेथ इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि जाके सीधा पर्सी के गले लग जाती है और पर्सी भी कहता है कि मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। क्या तुम्हें पता है कि मेरे फादर मेरे साथ है, वो हर जगह मेरा साथ दे रहे हैं। पानी के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें महसूस करी, मैं जिंदा लौट के आ गया और मुझे पता है कि हम हमारे फादर से कहाँ पे मिलने वाले हैं। जहाँ पे ग्रोवर और एनाबेथ भी बताते हैं कि हम लोग मुसीबत के अंदर है। एनाबेथ का कहना था कि मुझे 3 सिस्टर्स दिखाई दी और उन्होंने हमारे सामने धागा काटा, इसका मतलब है कि हम तीनों मुसीबत के अंदर है। जहाँ पे ग्रोवर का कहना था कि हम सच में मुसीबत के अंदर है क्योंकि हम यहाँ से भाग नहीं सकते हैं, पुलिस वाले लोगों ने हमें देख लिया है और वो अभी भी हमें पकड़ने की कोशिश ही कर रहे हैं। जहाँ पे पर्सी का कहना था कि क्या भागना सच में इतना मुश्किल होगा कि हमें कोई भी टिकट्स नहीं मिलेंगे और ये बच्चे सच में किसी भी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर ये बच्चे ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो पकड़े जाएंगे। जिसके बाद ये बाय रोड चलना शुरू करते हैं और आपस में बात करते हैं कि आखिर इन्हें अपनी डेस्टिनी पे पहुंचते पहुंचते न जाने कितनी देर लग जाएगी। तभी इन्हें ऐसा लगता है कि काफी दूर से कोई आ रहा है। इसी के कारण ये तीनों रोड से उतर के नीचे छुप जाते हैं कि जो भी होगा वो निकल जाएगा, हम उसके बाद ही जाएंगे। आपस में तीनों बात करने लगते हैं और पर्सी को ऐसा लगता है कि एनाबेथ कहीं ना कहीं वियर्ड बिहेव कर रही है। पर्सी मजाक में कहता है कि अरे तुमने मुझे गले लगाया, इट्स ओके, हम लोग फ्रेंड
फ्रेंड्स हैं और हम लोग ऐसा कर सकते हैं। जहाँ पे एनाबेथ कहती है कि बेवकूफ, बात ये नहीं है, बल्कि बात ये है कि उन 3 सिस्टर्स ने हमारे सामने धागा काटा था। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम तीनों में से कोई भी मरने वाला है। इसका मतलब है कि हम अगर कहीं पे भी जाते हैं, यानी कि अगर हम हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचे, उससे पहले ही हम तीनों में से किसी एक को सेक्रीफाइस होना पड़ेगा। लेकिन पर्सी का कहना था कि देखो, इन सारी बातों को तुम समझती हो, मैं बिल्कुल भी नहीं समझता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम तीनों के साथ में ही अपने सारे काम को पूरा करूंगा। इतनी ही देर में इन्हें कुछ आवाज आती है। ऐसा लगता है कि इन्हें कोई बुला रहा था। ये तीनों देखते हैं कि बाइक पे एक आदमी है जो कि कहता है कि क्या तुम तीनों को लिफ्ट चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तीनों बच्चे पहले तो मना कर देते हैं, जहाँ पे ये बाइक वाला आदमी ने बहुत समझाता है, लेकिन आखिर में कह के जाता है कि जो तुम मास्टर बोल्ट ढूंढने के लिए जा रहे हो, तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, तुम इतने ज्यादा धीरे हो कि शायद अपने डेस्टिनेशन पे कभी भी नहीं पहुंच पाओगे और मैं तुम्हारा ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करूंगा। जहाँ पे बच्चे पहचान जाते हैं कि ये कोई ना कोई तो गॉड है और बाद में पता चलता है कि ये एरियस है, यानी कि जो 12 सबसे मेन देवता है उन्हीं में से एक देवता है और ये ज़्यूस का बेटा है। ज़्यूस जो कि सबसे बड़े देवता है, उनका बेटा। एरिस असल के अंदर वॉर का देवता है और उसके पास में एक शील्ड हुआ करती थी जो कि इस वक्त एरिस के पास में नहीं थी। वो इन बच्चों की हेल्प करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें हेडिस तक ले जाऊंगा और अगर तुम चाहो तो मेरी बाइक के पीछे बैठ सकते हो और अगर नहीं आना तो पैदल चलते चलते वहां तक पहुंच जाना। तुम्हें लास्ट में डेड एंड पे एक कैफे मिलेगा, मैं तुम्हें उसके अंदर ही मिलूंगा। बच्चे काफी दूर पैदल चलते चलते आखिरकार उस कैफे तक पहुंच गए थे जहाँ पे एरिस पहले से ही बैठा था। अब तीनों बच्चे भी उसके पास में बैठ जाते हैं और आगे की बात सुनने समझने लगते हैं कि आखिर कौन कहाँ पे जा रहा है। एरिस भी यही पता लगाने के लिए निकला था कि आखिर मास्टर बोल्ट कहाँ पे गई है और उससे पहले वो पर्सी को बताता है कि तुम बच्चे कितनी बुरी मुसीबत के अंदर फंसे हुए हो। एरिस एक वीडियो दिखाता है जिसके अंदर पर्सी का जो स्टेप डैड था वो पर्सी के लिए बहुत बुरी बुरी चीजें बोलता है कि उसकी वाइफ और उसका बेटा दोनों ही भाग गए, उसकी कार को उड़ा दिया, दोनों काफी ज्यादा करप्ट थे। इन बातों को सुन के पर्सी को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि एक दिन तो मैं मेरे बाप को जरूर मार डालूंगा। जिसके बाद में अब यहाँ पे वॉर के बारे में बात होना शुरू हो जाती है। एरिस यहाँ पे यही समझाता है कि अगर तुम मास्टर बोल्ट को ढूंढ लोगे चाहे नहीं ढूंढोगे, वॉर तो होके ही रहेगी। मैं एक ऐसी फैमिली का मेंबर हूँ, आज से इतने साल पहले मैं पैदा हुआ था। सारे देवता एक दूसरे को मार देते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को खा जाते हैं, एक दूसरे को टुकड़े में बांट देते हैं और ये सारी चीजें मुझे तो बहुत पसंद है। वैसे भी ज़्यूस पोसाइडन से लड़ना ही चाहता है, तो इसलिए आज नहीं तो कल वो जरूर लड़ेगा। पर्सी को विश्वास नहीं होता कि आखिर उसका कोई इतना बड़ा कजन हो सकता है। जहाँ पे एनाबेथ का कहना था कि अगर तुम्हें तुम्हारी शील्ड चाहिए तो तुम खुद क्यों नहीं जाके ले आते। एरियस कहता है कि तुम्हें लिफ्ट चाहिए या नहीं चाहिए, तुम्हें सही सही रास्ते पे जाना है या नहीं जाना है, और अब तो ये तुम्हारे लिए कंपलसरी हो गया है, तुम्हें वो शील्ड मेरे लिए लानी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम में से किसी के साथ में अच्छा नहीं होगा और इसके बदले में तुम्हें तुम तीनों में से एक लड़के को यहाँ पे रोकना पड़ेगा, नहीं तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। यानी कि ये तीनों बच्चे फंस गए थे, ये बच्चे यहाँ से जा भी नहीं सकते थे क्योंकि एरियस ने पकड़ लिया था। अब ग्रोवर कहता है कि हमें साइड में जाके बात करनी चाहिए, जहाँ पे तीनों डिस्कस करते हैं कि ग्रोवर यहीं पे रुकेगा और पर्सी और एनाबेथ एक साथ में जाके एरियस का शील्ड लेके आएंगे। पर्सी और एनाबेथ जिस जगह पे पहुंचे थे ये एक अम्यूजमेंट पार्क था, लेकिन नॉर्मल इंसानों या इंसान के बच्चों के लिए बना हुआ अम्यूजमेंट पार्क बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ओलंपस के लोगों के लिए बना हुआ अम्यूजमेंट पार्क था। और इसे जिसने बनाया था वो हेफेस्टस था, एक ऐसा देवता जो कि हमेशा से ही आर्ट का दीवाना था। उसे आर्ट, म्यूजिक, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सारी चीजें उसे बहुत पसंद थी। साथ ही में क्विज करना, इन सारी चीजों को हेफेस्टस बहुत पसंद करता था। हालांकि एक चीज ये भी थी कि उसे ओलंपस के अंदर ज्यादा जगह नहीं मिली है, वो हमेशा से बाकियों से अलग रहा है, इसी के कारण वो कई सारी चीजें क्रिटिकल भी कर देता था। अब एनाबेथ को ये सारी चीजें पहले से पता थी कि अगर वो इस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर एंटर करेगी तो कोई भी चीज है वो इन्हें मार सकती है, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है, डेमीगॉड नहीं है, मॉन्स्टर नहीं है, तो इन सब लोगों के लिए अलग अलग तरीके के ट्रैप लगाए गए थे। लेकिन जैसे ही पर्सी इसमें से क्रॉस करता है तो गेट अपने आप ही बंद हो जाते हैं और वो एनाबेथ को सामने देखकर बहुत बुरी तरीके से डर गया था कि कहीं ना कहीं इन दोनों में से एक जरूर मरेगा। लेकिन एनाबेथ कहती है कि थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ी देर के लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा, ये चीज तुम्हें स्कैन कर रही है। और उसके बाद यहाँ के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। पर्सी जैसे उसे धक्का देता है तो वो दूसरी तरफ चला जाता है और एनाबेथ भी आगे की तरफ निकल जाती है। लेकिन पता चलता है कि ऊपर का काउंट 2 हो चुका है, कि अंदर जाने के बाद में इनके सामने जरूर कोई ना कोई पजल तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे दूसरी तरफ ग्रोवर एरिस के साथ में बैठा था और कहीं ना कहीं उसे बात करने की कोशिश करता है कि आखिर एरिस किस तरीके का भगवान है और किस तरीके की चीजें उसे पता है, ताकि वो उसके मन में से कोई चीजें उगलवा सके। लेकिन एरिस बुद्धू बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ दूसरी तरफ हम पर्सी और एनाबेथ को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते जा रहे थे। ये अम्यूजमेंट पार्क बहुत बुरी तरीके से डार्क था। इन्हें एक रिवर दिखाई देती है जिसके ऊपर एक बोर्ड भी थी। इन्हें लगता है कि शायद आगे जाने का रास्ता यहीं से ही होगा, इसी के कारण ये दोनों उस पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे एक सॉन्ग चलना स्टार्ट होता है। असल के अंदर ये सॉन्ग नहीं था, बल्कि जो खुद देवता थे हेफेस्टस, उनकी पूरी की पूरी कहानी थी कि उनके साथ में क्या क्या हुआ था। पर्सी कहता है कि ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा रिलेटेबल लग रही है। पर्सी को याद आता है कि ये सारी चीजें मुझे मेरी मॉम ने बताई थी, उनको इनके बारे में सब कुछ पता था, उनकी लव लाइफ कैसी थी, उनके पेरेंट्स कैसे थे, उनके भाई बहन कैसे थे, उनके साथ में क्या क्या हुआ और वो ऐसे क्यों बने, ये सब कुछ इनके सामने एक सॉन्ग के थ्रू आ रहा था। तभी एक जगह एक ऐसा रास्ता आता है जहाँ पे उनके सामने वाली बोट गिर जाती है और इन दोनों को लगता है कि इन दोनों को भी कूदना पड़ेगा। इनके लेफ्ट हैंड साइड पे एक बहुत बड़ी स्टैचू थी
जिसके हाथ में वही एरिस की शील्ड रखी हुई थी। असल के अंदर उस शील्ड को किसी ट्रैप के अंदर फंसाया गया था, क्योंकि ये शील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज्यादा पावरफुल थी और गलत हाथों में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए थी। इसी के कारण इस शील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना बड़ा ट्रैप लगाया गया था। ये दोनों ही बच्चे पानी के अंदर गिर जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे थे, लेकिन तभी पता चलता है कि पर्सी ने अपने पानी के पावर से एनाबेथ का हाथ पकड़ लिया और उसके बाद में ये दोनों ही ऊपर आ गए। एनाबेथ कहती है कि क्या तुमने ऐसा किया? पर्सी कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि आखिर मैंने क्या किया। तब एनाबेथ कहती है कि बिल्कुल ये ऐसा तुमने ही किया, तुमने अपनी पावर से मेरी जान बचाई। जिसके बाद ये अपने सामने वही स्टैचू देखते हैं और इसी के सामने एक गोल्ड का थ्रोन भी देखते हैं और साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रैप है। जिसके बाद में हम ग्रोवर और एरिस को देखते हैं जो कि वापस से बातचीत करना शुरू करते हैं। ग्रोवर इस बार एरिस को अपनी बातों में कहीं ना कहीं फंसा चुका था और एरिस भी बोलना शुरू कर जाता है। एरिस कहता है कि तुम आखिर इतने इंटेलिजेंट कैसे हो? मैंने आज से पहले ऐसी बातें कभी किसी से नहीं करी है, मुझे बहुत साल हो गए हैं ये सब बातें करे। जिसके बाद तो अब खुद एरिस भी अपने मुंह से बोलना शुरू कर देता है और इतना ज्यादा बोलता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी पोल खोल देता है। ग्रोवर उसे बुलवाना चाह रहा था कि वो बाकी भाई बहनों से कैसे अलग है, बाकी भाई बहनों से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझदार है, तो फिर आखिर उसे अथेना से अलग क्यों रखा जाता है? जहाँ पे एरिस कहीं ना कहीं पिंच आउट हो जाता है और वो बोलना शुरू करता है कि यही तो मैं बताना चाहता हूँ, आखिर अथेना और मेरे बीच में कितना सारा डिफरेंस है, वो कितनी बेवकूफ है, फिर भी उसे एक इतना बड़ा गॉड साबित कर दिया गया, बल्कि मैं उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, समझदार हूँ, मैंने सब कुछ किया। और ग्रोवर यहीं पे एक लाइन बोलता है कि तभी तो अगर मास्टर बोल्ट चोरी हुआ तो तुम ढूंढ रहे हो, वो नहीं ढूंढ रही है। और तभी एकदम से एरिस चुप हो जाता है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ग्रोवर ने उसे बातों के अंदर फंसा दिया है। तो वो ग्रोवर को कहता है कि बच्चे तुम इतने स्मार्ट नहीं हो जितना कि तुम सोच रहे हो। यहाँ दूसरी तरफ हम पर्सी और एनाबेथ को देखते हैं जो कि इस ट्रैप को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें साफ तरीके से पता चल गया था कि किसी एक को तो यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो जाए वो इस शील्ड को यहाँ से लेके जा ही नहीं पाएंगे। जहाँ पे पर्सी कहता है कि इस बार मेरी बारी है, मुझे यहाँ पे बैठने दो, आगे तुम्हें ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को सैक्रिफाइस होना ही है तो फिर मैं होऊंगा और तुम्हें पता है कि आगे जाने के रास्ते कितने हैं। एनाबेथ उसे मना भी करती है कि अगर हम जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, लेकिन पर्सी ऐसा करने के लिए मना कर देता है और एनाबेथ को कहता है कि मेरी तलवार पकड़ो और यहाँ से जैसे तुम्हें ये शील्ड मिले तो तुम चली जाना। एनाबेथ उसे रोकती भी है, लेकिन पर्सी जिसके बाद उस गोल्ड थ्रोन के ऊपर बैठ जाता है, जिसके बाद में वहाँ का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पर्सी गोल्ड का बनना शुरू करता है। एनाबेथ उसे कहती है कि देखो मुझसे मजाक मत करो, प्लीज खड़े हो जाओ, लेकिन पर्सी कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे तुम मेरी मॉम को ढूंढ लोगी और उसके बाद में साबित कर दोगी कि मास्टर बोल्ट उसने तो बिल्कुल नहीं चुराया है और जिसने भी चुराया है तुम सबके सामने उसे ला दोगी, तो मेरी भी हेल्प कर देना, मुझे यहाँ पे आके वापस से छुड़वा लेना। जहाँ पे एनाबेथ कहती है कि ऑफ कोर्स ये तो मैं करूंगी ही। और उसके कुछ ही देर बाद के अंदर पर्सी पूरी तरीके से गोल्ड के अंदर बदल जाता है। एनाबेथ और ऊपर से जो शील्ड एक स्टैचू के हाथ में थी वो नीचे गिर जाती है, लेकिन एनाबेथ उस शील्ड को लेके जाती नहीं है, बल्कि वहीं पे खड़ी रहकर अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करती है। पीछे जाके वापस से सारे ट्रैप को पलटने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी उसे किसी विसल की आवाज आती है और सामने से एक आदमी निकल के आता है। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? जहाँ पे एनाबेथ कहती है कि मुझे किसी की भी कोई मदद नहीं चाहिए, अगर आप मदद कर सकते हैं तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। ये आदमी बताता है कि ये कभी भी नहीं खुलेगा। तो एनाबेथ कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये कभी नहीं खुलेगा? जहाँ पे आदमी बोलता है क्योंकि इसे मैंने ही बनाया है। इसका मतलब था कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि गॉड हेफेस्टस थे, जिन्होंने खुद ये ट्रैप बनाया था इस शील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद तो अथेना और इस गॉड के बीच में काफी अच्छी खासी बहस छिड़ जाती है, क्योंकि एनाबेथ कभी भी नहीं चाहती थी कि वो अपने दोस्त को छोड़ दे, जबकि हेफेस्टस उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें किसी न किसी इंसान को तो छोड़ना पड़ेगा और वैसे भी गॉड के इतने सारे बच्चे हैं, अगर उसमें से एक चला भी गया तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे एनाबेथ कहती है कि ये लड़का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बाकियों से बहुत अलग है, आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके भाई बहन कहाँ रहते हैं, किसे मारते हैं, किसके साथ जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पर्सी उन सबसे अलग है, ये मेरा दोस्त है और आगे जाके वो पूरे ओलंपस को बहुत अच्छी तरीके से संभालेगा और मैं उसे छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाने वाली। इन सारी बातों को सुन के हेफेस्टस कहीं ना कहीं कन्विंस हो गया था कि अथेना की बहुत ही अच्छी बेटी है और वो ओलंपस के अंदर जाके भी एनाबेथ की काफी सारी तारीफें करेगा। साथ ही में वो एनाबेथ की मदद भी करता है और कहीं ना कहीं उस पूरे ट्रैप को रिवर्स कर देता है। वो वापस से फ्लूट बजाता है जिससे कि पर्सी जो गोल्ड के अंदर बदला हुआ था वो वापस से इंसान के अंदर बदल जाए। जिसके बाद तो अब ये दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद में सीधा ग्रोवर को छुड़वाने के लिए और एरिस को उसका शील्ड दे देते हैं। वादे के मुताबिक एरिस इनकी मदद करता है, लेकिन वो पूरा हेडिस तक इन्हें नहीं पहुंचाता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लॉस वेगस तक पहुंचाता है, जहाँ पे उन्हें आगे हर्मस मिलेगा। वो भी एक देवता है, बल्कि वो तो ट्रैवल के देवता है। तो इसी के कारण एरिस कुछ सामानों का एक बैग लेके पर्सी को दे देते हैं और कहता है कि ये बैग तुम्हारे काफी काम आएगा, जाके बैठ जाओ इसमें, हर्मस से जाके मिल लेना, वो आगे का रास्ता तुम्हें बता देगा। जहाँ पे पर्सी इस बार तो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, क्योंकि उसे लगा था कि एरिस ने इसे बच्चा समझ लिया है। तो पर्सी उसे कहता है कि पहली बात तो हम बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं है, हम यहाँ तक अगर पहुंचे हैं तो हमें कोई ना कोई तो बात जरूर होगी, तो मुझसे तो अगली बार पंगा बिल्कुल भी मत लेना। क्योंकि ऑफ कोर्स पर्सी भी पोसाइडन का बेटा था, तो उसमें भी भर भर के पावर्स थी। इस बार एरिस बिल्कुल चुप हो जाता है और ये तीनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन अंदर काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी, क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर कोई जानवर हो। और बाद में पता चलता है
कि ये तो एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर जानवर सच के अंदर है और ये एक जू का कंटेनर है। ये तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि इनके साथ में क्या क्या हुआ, जहाँ पे ग्रोवर कहता है कि मुझे एक चीज समझ में आई है, शायद हो सकता है कि मैंने गैस कर लिया है कि आखिर मास्टर बोल्ट को किसने चुराया है। और इसी के साथ गाइस ये 5th एपिसोड सस्पेंस के साथ यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आखिर मास्टर बोल्ट को किसने चुराया होगा ये सब तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। पर्सी जैक्सन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे पर्सी और एनाबेथ एरियस की शील्ड लाने के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे। पर्सी ऑलमोस्ट एक गोल्ड स्टैचू के अंदर बदलने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी एनाबेथ की हेल्प से वो बच गया और इन दोनों ने ही मिलकर एरियस को उसकी शील्ड वापस लौटा दी और अब इन तीनों को ही मिलकर लॉस वेगस जाना था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक ड्रीम बताया जाता है। असल के अंदर ये एक पर्सी का ड्रीम था, जहाँ पे एक आदमी उसके सामने बैठा था और उसे ऐसा लग रहा था कि इसकी पुरानी स्कूल का हेडमास्टर है और साथ ही में वो किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा है जिसे वो जानता है और ये भी बता रहा है कि मैंने तुम्हें मास्टर बोल्ट चुराने के लिए हर एक चीज दी थी, तुम सब कुछ जानते हुए भी ये काम नहीं कर पाए, तुम आखिर ये काम कब करोगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आदमी भी जानता है कि पर्सी उसकी सारी बातें सुन रहा है और वो पर्सी को जाने के लिए कहता है और तभी पर्सी एकदम से नींद से उठ जाता है कि जैसे वो उस ड्रीम के अंदर खुद जागा हुआ था और उसे सब कुछ महसूस हो रहा था। उठने के बाद में एनाबेथ चाहती थी कि वो एक बार कैंप के सारे हालात जाने, इसी के कारण उसके पास में प्रिज्म रखा हुआ था। गाइस बचपन के अंदर आप लोगों ने भी ऐसा प्रिज्म जरूर बनाया होगा जिसे अगर दीवार के ऊपर दिखाया जाता है तो उसे रेनबो बनता है। जिसके बाद में एनाबेथ एक गॉड का नाम लेती है, दीवार पे एक रेनबो बना देती है, जिससे कि अभी कैंप में बैठे हुए ल्यूक से आराम से बात कर पाते हैं कि आखिर वहाँ का सीन क्या चल रहा है। और ल्यूक को ये भी बताते हैं कि इन्होंने सॉल्व कर लिया है कि आखिर ये सारी चीजें किसके कारण हुई है, मास्टर बोल्ट को किसने चुराया है। ल्यूक पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हें क्या पता चला है, जहाँ पे एनाबेथ और पर्सी दोनों ही मिलकर बताते हैं कि कल इन्हें एरियस मिला था और एरियस ऐसा लग रहा था कि किसी की बहुत बड़ी गलती को छुपाना चाहते हैं। तभी ल्यूक बताता है कि उसकी जो सबसे फेवरेट और बड़ी बेटी है उसका नाम क्लेरिस है, इसका मतलब है कि क्लेरिस ने इतनी बड़ी गलती कर दी है और एरिस जरूर उसी की गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा है। पर्सी उसे और कुछ भी बताने वाला था कि अभी ये लोग लॉस वेगस निकलने वाले हैं और ये हर्मेस से मिलने वाले, यानी कि ल्यूक के फादर से। तभी एनाबेथ उस प्रिज्म को बंद कर देती है। पर्सी पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो एनाबेथ बताती है कि अभी ल्यूक से ऐसा पूछना सही नहीं रहेगा, हो सकता है कि उसके और उसके फादर के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो और हम जो काम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाए तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो अच्छा होगा कि हम अभी किसी से भी ना बात करें इस वक्त। अब यहाँ पे ग्रोवर भी आ जाता है जो कि पूछता है कि अब हमें आगे क्या करना है, क्या तुम लोगों को कुछ पता चला। तो ये दोनों कहते हैं कि पहले तो चेक करके बताओ कि आखिर हम कितनी दूर है। ग्रोवर ऊपर की तरफ चढ़ता है और उसे पता चलता है कि वो जल्द ही लॉस वेगस तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आखिर ये लोग बाहर कैसे निकलेंगे और भागेंगे कैसे। ग्रोवर को पता था कि ये जिस कंटेनर के अंदर बैठे हैं उसके अंदर भर भर के जानवर है, तो अगर इन सब जानवरों को छोड़ दिया जाए तो एक बहुत बड़ा ट्रैफिक लग जाएगा। हालांकि उन जानवरों को छोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, अगर इन्हें भागना था तो ऐसे ही भाग सकते थे, लेकिन फिर भी ग्रोवर ने दरवाजा खोल दिया और सारे के सारे जानवर लॉस वेगस की सड़कों पे घूम रहे थे। जिसके बाद अब इन्हें एक ऐसे होटल के अंदर जाना था जहाँ पे इन्हें हर्मेस मिलने वाला था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना है कि ये लोग लोटस फ्रूट ना खाएं। असल के अंदर लोटस फ्रूट एक ऐसा पॉइजन भरा हुआ फ्लावर है जिसे कि अगर आपने खाया तो आप पूरी तरीके से नशे के अंदर बह जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि आप किसके साथ है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे क्यों आए थे, आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो ये तीनों आपस के अंदर यही प्रॉमिस करते हैं कि हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है, फटाफट से हर्मेस से मिलना है और उससे ये पता लगाना है कि हम अंडरवर्ल्ड कैसे जा सकते हैं और जल्द से जल्द हमें वापस से यहाँ पे आके मिलना है। ग्रोवर एक तरफ जाता है, पर्सी और एनाबेथ दोनों एक तरफ जाते हैं, जहाँ पे पर्सी और एनाबेथ के बीच में बात होती है कि अगर ये हर्मेस से मिलेंगे तो आखिर ये लोग भी क्या बात करेंगे। साथ ही में पर्सी एनाबेथ को कहता है कि तुम प्लीज मुझ पे हंसना मत, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। पर्सी यहाँ पे बता देता है कि आखिर उसे किस तरीके का एक ड्रीम आया था, ऐसा ड्रीम जिसके अंदर मास्टर बोल्ट की बात हो रही थी, लेकिन ये सारी चीजें ऐसा लग रहा था कि उससे भी रिलेटेड है, तो फिर आखिर उसे ऐसा ड्रीम कैसे आया। दूसरी तरफ हम ग्रोवर को देखते हैं जो कि उस कसिनो के अंदर जाता ही जा रहा था और तभी बिल्कुल अपने जैसे इंसान से मिलता है, यानी कि डेमी गॉड से, और इस आदमी का नाम अगस्टस था जो कि ग्रोवर का एक फैमिली फ्रेंड था। ग्रोवर उसे बात करता है और कहता है कि हमने आपको बहुत मिस किया, आप उसके बाद वापस क्यों नहीं आए, कि अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे मेरे अंकल मिल गए हैं तो आप क्या कहेंगे। पता चल रहा था कि अगस्टस कुछ भी नहीं बोलता है और बस सारी बातें सुन रहा था। ग्रोवर उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि आखिर आप यहाँ पे कैसे आए, आप हमारे साथ वापस चलिए, हम एक बहुत बड़े क्वेस्ट पे हैं, लेकिन अगस्टस कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी वो एक लाइन बोलता है कि मैंने पेन को ढूंढ लिया, मैं उसके बहुत ज्यादा नजदीक हूँ। असल के अंदर गाइस पेन एक ग्रीक माइथोलॉजी की ऐसी चीज है जिसे कि काफी सारे गॉड्स, डेमी गॉड्स, इंसान सारे लोग ढूंढते ही रहते, एक पावरफुल सी चीज है। अगस्टस ग्रोवर को कहता है कि मैंने बस उसे ढूंढ ही लिया था, तुम भी प्लीज मेरी मदद करो, बस मेरे साथ में चलो। ग्रोवर भी न जाने क्या सोच के समझ के अगस्टस के पीछे पीछे चलने लग जाता है। जिसके बाद सीन वापस से पर्सी और एनाबेथ के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे ये दोनों बात करते हैं ल्यूक और उसकी मॉम के बारे में। पता चलता है कि ल्यूक की मॉम के पास में एक स्पेशल पावर थी, वो फ्यूचर की कई सारी चीजों को देख सकती थी। साथ ही में इनकी बातों से ये भी पता चलता है कि जो ल्यूक, उसकी मॉम और उसके फादर है, इन तीनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, आपस में तीनों के झगड़े होते रहते हैं। ल्यूक की मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ है, ल्यूक उन सब का जिम्मेदार उसके फादर
को यानी कि हर्मेस को मानता है। अब आखिर गलती किसकी है ये बात तो सच में किसी को भी नहीं पता, लेकिन ल्यूक की अपनी फादर से सच में नहीं बनती है। सीन जिसके बाद में वापस से ग्रोवर और अगस्टस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब जब अगस्टस अपने साथ में ग्रोवर को लेके पीछे पीछे आ गया था तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब ग्रोवर भी पूरी तरीके से भूल चुका था कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है, किसके साथ आया है, उसका यहाँ पे आने का रीजन क्या है और उसके सामने जो आदमी यानी कि अगस्टस खड़ा है वो उसका क्या लगता है। जबकि ग्रोवर कह भी रहा था कि मैंने तो कुछ खाया नहीं है, मैंने तो लोटस फ्रूट जैसी कोई चीज देखी तक भी नहीं है, तो फिर आखिर मैं चीजें भूल कैसे रहा हूँ, मैं आखिर किसके साथ आया था, मैं आखिर कौन हूँ। इसका मतलब था कि ग्रोवर पूरी तरीके से चीजें भूल चुका था और बस वो यहाँ पे ऐसे ही घूम रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि पर्सी और एनाबेथ दोनों ने मिलकर हर्मेस को ढूंढ लिया था, यानी कि जो ट्रैवल के देवता हैं। उसके बाद में उन्हें कहा जाता है कि आप हमारी मदद करिए। हर्मेस को पहले से ही पता था कि डेमीगॉड्स के बच्चे सब यहाँ पे आया करते हैं उससे मदद मांगने के लिए ताकि वो अंडरवर्ल्ड तक जा सके। हर्मेस इन दोनों बच्चों को बहुत लाइटली लेता है। तभी एनाबेथ बताती है कि हम ल्यूक के फ्रेंड्स हैं, इसी कारण हर्मेस अब इन दोनों से साइड में जाके बात करता है बैठ के कि बताओ भाई आखिर क्या प्रॉब्लम है। हर्मेस का साफ साफ पता चल रहा था कि हर्मेस इनकी कोई भी मदद नहीं करना चाहता था अंडरवर्ल्ड जाने के लिए। जहाँ पे एनाबेथ बताने लगती है कि कैसे वो ल्यूक और हर्मेस के आपस के रिलेशन को जानती है, जहाँ पे हर्मेस पेरेंट्स होने के एक बहुत बड़े ज्ञान के बारे में बताता है कि आखिर पेरेंट्स होना कितना ज्यादा टफ हो सकता है। जो जितने भी गॉड्स थे उन सब ने हर्मेस को हमेशा से वार्न किया था कि वो ल्यूक और उसकी माँ से दूर रहे, लेकिन हर्मेस कभी भी उनसे दूर नहीं रह पाया। इस चक्कर के अंदर उसके वाइफ और बेटे दोनों ही हमेशा से ट्रबल के अंदर रहे और उसके बाद से वो उन दोनों को कभी ट्रबल से बचा ही नहीं पाया। चीजें वर्स्ट होती गई और वो उन चीजों को कभी ठीक नहीं कर पाया। आज भी वो इन बच्चों को यही वार्न करता है कि यहाँ से जितने भी लोग आए हैं मैंने उनकी कभी हेल्प नहीं की है और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि लोग अंडरवर्ल्ड में जाए, क्योंकि अगर वो अंडरवर्ल्ड में जाएंगे तो शायद वापस आना नामुमकिन है। एनाबेथ उससे कहती है कि हमें सच में तुम्हारी जरूरत है, जबकि पर्सी भी सेम चीज कहता है कि हमें ये सारी चीजें ठीक करनी है कि ज़्यूस और पोसाइडन के बीच में फाइट हो जाएगी, वॉर हो जाएगा, ये भी नहीं पता चल पाएगा कि आखिर मास्टर बोल्ट किसके पास में है। अगर हम अंडरवर्ल्ड जाते हैं तो हम हेडी से मास्टर बोल्ट ला पाएंगे और ज़्यूस को समझा पाएंगे, तो आप हमारी मदद करिए। लेकिन हर्मेस तब भी इनकी मदद नहीं करता, तो एनाबेथ गुस्से के अंदर आके यहाँ से चली जाती है। जबकि पर्सी यहाँ पे 2 मिनट बैठ के आराम से बातें करने लगता है और पता चलता है कि हर्मेस भी फ्यूचर देख सकता है और पास्ट तक भी देख सकता है। वो जैसे ही पर्सी को हाथ लगाता है तो कहीं ना कहीं पर्सी के पास्ट के बारे में भी उसे पता चल जाता है, लेकिन पर्सी भी कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद आपको हमारी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन हर्मेस कहता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि बच्चों को खुद करनी पड़ती है, जहाँ पे पर्सी ये भी बताता है कि उसके फादर उससे मिलना चाहते थे और शायद हो सकता है कि वो उसे मिलने के लिए जरूर जाए। हर्मेस कहता है कि अगर गॉड के पास में पावर नहीं होती है तो वो बहुत ज्यादा पावरलेस फील करता है। ऐसा ही हम लोग भी फील करते हैं जब हमारे सामने हमारी फैमिली आ जाती है और इस वक्त हम हमारे बच्चों को देख पा रहे हैं कि आखिर वो किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। तुम्हारे फादर भी तुम्हें देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि तुम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, स्ट्रगल करते रहो। जिसके बाद में अब पर्सी को भी लगता है कि शायद उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी हर्मेस भी अपनी वॉच बताता है कि तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो। इसका मतलब है कि यहाँ पे टाइम मिनट्स या घंटों के अंदर नहीं बढ़ रहा था बल्कि सीधा दिनों के अंदर आगे बढ़ रहा था। जब एनाबेथ और पर्सी एकदम से थोड़ा होश के अंदर आते हैं तो ये टाइम को देखते हैं कि इनके दिन काफी ज्यादा आगे निकल गए हैं। जिन दिनों के अंदर ही इन्हें अंडरवर्ल्ड के अंदर जाना था उन दिनों के अंदर तो ये इसी जगह के अंदर ही थे। ये कसिनो एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर किसी ने लोटस फ्लावर नहीं भी खाया है तो हवाओं के अंदर ऐसा नशा है जो कि लोगों को यहीं पे रहने के लिए मजबूर कर देती है, वो भी महीनों महीनों तक। अभी भी ये लोग भूल रहे थे कि आखिर एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे ये अपने साथ लेकर आए थे। दोनों को काफी देर बाद याद आता है कि इनके साथ एक लड़का आया था जिसका नाम ग्रोवर है और वो इनका फ्रेंड है। दोनों ही बहुत तेजी से भागते हैं ग्रोवर को ढूंढने के लिए, लेकिन इन्हें ग्रोवर नहीं मिलता है। तभी एक ग्रोवर के जैसे दिखने वाला डेमीगॉड इन्हें मिल जाता है, यानी कि अगस्टस, और उसके बाद में ये उसे पूछने लगते हैं कि बताओ आखिर ग्रोवर कहाँ पे है। पता चलता है कि ग्रोवर यहाँ पे सब कुछ भूल भाल के मस्त यहाँ पे गेम खेल रहा था और जैसे ही पर्सी और एनाबेथ उसे जगाने के लिए आते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना है, हम एक क्वेस्ट पे आए थे, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो ग्रोवर ऐसी बात करता है कि जैसे वो कुछ भी नहीं जानता है, वो बिल्कुल भूला हुआ सा था और वो कहता है कि अच्छा क्वेस्ट पे जाना है, एक एडवेंचर है, चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिसके बाद में पर्सी और एनाबेथ को थोड़ी बहुत चीजें याद थी, इसी के लिए ये दोनों बेसमेंट के अंदर आते हैं और इन्हें पता था कि इन्हें एक ऐसी कार की जरूरत है जो कि इन्हें अंडरवर्ल्ड तक ले जाएगी और वो कार हर्मेस की है। इसी वक्त एनाबेथ को एक येलो कलर की टैक्सी मिलती है। पर्सी कहता है तुम कैसे पहचान पाए कि ये हर्मेस की ही टैक्सी है जो कि हमें अंडरवर्ल्ड तक ले जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर एक नोट छूटा हुआ था कि ये कार उन स्टूपिड्स के लिए गिफ्ट है। यानी कि हर्मेस ने कहीं ना कहीं एक हिंट दे दिया था बच्चों को, होश के अंदर रह के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं तो फिर वो आगे तक भी जा पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनमें से कार चलाना किसी को भी नहीं आती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक यही रास्ता था कि अगर इन्हें अंडरवर्ल्ड जाना है तो इस कार के अंदर बैठ के तो जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद पर्सी इनिशिएटिव लेता है और कैसे तैसे करके कार के अंदर बैठ जाता है। ना उसे क्लच दबाना आता था, ना रेस देना आता था, ना ब्रेक लगाना आता था, ना ही गियर चेंज करना आता था, लेकिन फिर भी वो बैठ गया। पहले तो उसे गाड़ी कंटिन्यूअसली ठुकती जा रही थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो स्मूथली थोड़ा थोड़ा चलाने लगता है, लेकिन वो स्मूथनेस एक वक्त के बाद में खत्म हो जाती है क्योंकि पूरी गाड़ी एक तरफ से दीवार से टकरा रही थी। अब ये रोड पे भी निकल गए थे, लेकिन ऐसा लगा कि एक बहुत ही भयानक इनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इन्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचती बल्कि ये कार सीधा उड़ के सेंट मोनिका बीच के ऊपर पहुंच जाती है, जिस अकॉर्डिंग इनका एक्सीडेंट
एक्सीडेंट हुआ था उस अकॉर्डिंग तो ये गाड़ी पूरी क्रैश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये गाड़ी हर्मिस की थी तो इस गाड़ी को कुछ भी नहीं होता और जहाँ इन्हें जाना था यानी कि पर्सी को अपने फादर से मिलना था तो ये कार इन्हें वहीं पे ले आई। अब वो वक्त था जब पर्सी अपने फादर से मिलने के लिए जाने वाला था और ग्रोवर को भी थोड़ी थोड़ी चीजें करके याद आने लगी थी। पर्सी कहता है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अपने फादर से मिल रहा हूँ, मैं आखिर उनसे क्या बात करूंगा और बहुत सारी चीजें। फाइनली पर्सी पानी के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम देख पाते हैं कि पर्सी अब सांस भी ले पा रहा है, ब्रीथ कर पा रहा है। अब यहाँ पे पानी की गॉडेस निकल के आती है जो कि उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा लेट हो गए हो, तुम्हारा क्वेस्ट खत्म हो गया है, तुम्हें आजाद कर दिया गया है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि जो तुम्हारे फादर पोसाइडन है वो काफी दिनों तक यहाँ पर थे और उन्होंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया लेकिन तुम टाइम पे नहीं पहुंच पाए। जरूर हो सकता है कि तुम किसी चीज में अटके हुए होंगे या कहीं पे रुक गए होंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने तुम्हारा सच में इंतजार किया। अब तुम हर एक चीज से आजाद हो, तुम कैंप में वापस जा सकते हो क्योंकि अब पोसाइडन जा चुके हैं, क्योंकि वॉर तो होके ही रहेगी ज़्यूस से, इसीलिए खुद की आर्मी तैयार करने के लिए। जहाँ पे पर्सी उन्हें कहता है कि इसमें मेरी कोई भी फॉल्ट नहीं थी, मैं अटक गया था किसी जगह पे, मुझे अपने फादर से मिलना है और उन्हें मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। जब उन्होंने इतना वेट किया तो थोड़ा सा वेट वो और कर सकते थे। मैं अपनी मॉम को लिए बिना कहीं भी नहीं जाऊंगा, आपको भी पता है कि मैं इस क्वेस्ट से पीछे नहीं हटूंगा, मैं सबको साबित करके रहूंगा। जहाँ पे गॉडेस कहती है कि तुम बिल्कुल तुम्हारी फादर के जैसे हो, तुम में बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें पोसाइडन जैसा बनाती है। पर्सी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरी हेल्प करिए, कुछ तो करिए कि हम अंडरवर्ल्ड तक जा सके। जहाँ पे अब जो पानी की गॉडेस थी वो पर्सी को सच में कंसीडर करती है और उसकी हेल्प करती है। वो पर्सी को 4 मोती देती है क्योंकि अगर कोई भी जिंदा इंसान अंडरवर्ल्ड में जाता है तो उसे वापस लौटने के लिए किराया देना पड़ता है, तो 4 मोती दिए जाते हैं। यानी कि ये तो 3 फ्रेंड्स है और चौथी इनकी मॉम लौटेगी इनके साथ में, तो चौथा जो मोती था वो उनके लिए था। और ये पानी की गॉडेस भी कह देती है कि अब तो तुम्हें जीत के आना ही पड़ेगा, आगे का क्वेस्ट तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। पर्सी इन सारी चीजों के लिए तैयार था। यानी कि गाइज अब जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो पूरी तरीके से अंडरवर्ल्ड पे होगा, यानी कि पर्सी कैसे अंडरवर्ल्ड में जाता है, हेडीज से बात करता है, अपनी मॉम को लाता है और भी बहुत सारी चीजें। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। पर्सी जैक्सन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पर्सी और उसके दोस्त मिलके एक ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे इन्हें नर्क में जाने का रास्ता देखना था, यानी कि हेडीज के पास में जाना था, लेकिन वहाँ पे इनकी मदद बिल्कुल भी नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी इन्हें आखिर में एक ऐसी कार मिली जो कि उन्हें एक रिवर तक ले आई। पर्सी को लगा था कि शायद वो वहाँ पे खुद के फादर से मिलेगा, लेकिन वो वहाँ पे अपने फादर से नहीं मिल पाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। लेकिन उसकी हेल्प पानी की एक गॉडेस ने करी और साथ ही में उसे नर्क से लौटने के लिए मदद भी करी 4 मोती देकर। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है। अब पर्सी को एक ऐसा रास्ता देखना था जो कि नर्क तक जा सकता है, यानी कि हेडीज तक, ताकि वो वहाँ से अपनी मॉम को ला सके। वो एक ऐसी शॉप के अंदर एंटर करता है जिसके पास में काफी सारे बेड रखे थे, डबल बेड वगैरह सारी चीजें। वो आदमी पर्सी को नहीं पहचान पाता कि ये एक डेमी गॉड है, लेकिन पर्सी को तो अच्छी तरीके से पता था कि वो आदमी एक डेमी गॉड ही है और किसी देवता का बेटा है। जहाँ पे पर्सी उससे डायरेक्ट पूछता है कि उसे नर्क में जाने का रास्ता चाहिए। ये आदमी उसे नहीं बताता है और साथ ही में ये भी कहकर डराता है कि यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता है, पहले उसे मेरे लिए कुछ देना पड़ेगा, मेरे लिए काम करना पड़ेगा, और अगर वैसे भी तुम नीचे गए तो तुम वापस कभी लौट के नहीं आ सकते। पर्सी उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और इसी के साथ में एनाबेथ उसके पीछे ही खड़ी थी। यह आदमी पर्सी को अलग अलग तरीके के डबल बेड दिखा रहा था कि इनमें से कोई भी तुम्हारा रास्ता हो सकता है, जबकि ये सारे रास्ते गलत जगह पे खुल सकते थे। यहाँ पे एनाबेथ भी खड़ी थी जो कि इस वक्त इनविजिबल थी और इसी वक्त वो आदमी को धक्का देती है जिससे ये आदमी डबल बेड पे गिरता है और अपने आप ही पैक हो जाता है। ये तीनों मिलके दरवाजा ढूंढ लेते हैं जो कि एक कैबिन के अंदर से होके जा रहा था। ये तीनों डरे हुए थे कि कुछ भी हो जाए, लेकिन इन्हें वापस साथ में एक साथ ही आना है। अगर ये तीनों कहीं पे भटक जाते हैं तो पर्सी कहता है कि अपने अपने मोतियों का इस्तेमाल करना और बस इस दुनिया में वापस लौट आना। लेकिन एनाबेथ और ग्रोवर कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना तो वापस बिल्कुल नहीं आएंगे, आएंगे तो तीनों साथ ही आएंगे। जिसके बाद ये तीनों ही नर्क के दरवाजे की तरफ चले जाते हैं। सीन जिसके बाद हमें थोड़ा पास्ट का दिखाया जाता है। यहाँ पे इस वक्त पर्सी बहुत ही छोटा था और साथ ही में उसकी मॉम उसे कहीं पे लेके जा रही थी। यहाँ पे बताया जाता है कि पर्सी की मॉम ने एक बार फिर से एक नई जगह को ढूंढ लिया है। वो अब पुरानी सिटी में नहीं रहना चाहती थी। इसके पीछे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि पर्सी एक डेमी गॉड था और वो कई सारी बाकी के डेमी गॉड्स को अट्रैक्ट कर सकता था। बाकी के जितने भी डेमी गॉड्स थे वो पर्सी को देख सकते थे और पर्सी भी उन्हें देख पाता था। लेकिन ये सब बातें पर्सी को नहीं पता थी उस वक्त तक, क्योंकि वो छोटा बच्चा था और उसे नहीं बताया गया था कि वो एक डेमी गॉड है। लेकिन पर्सी बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर था क्योंकि इस बार उसे इस नई जगह पे बिल्कुल नहीं रहना था। सीन जिसके बाद में वापस से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। ये तीनों की तीनों ही नर्क के अंदर पहुंच चुके थे। गाइस, अगर हम पर्सी जैक्सन की मूवी से इस नर्क को कंपेयर करें तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा डार्क है। इसके अंदर मतलब कोई अच्छी चीजें नहीं दिखाई गई है, जबकि मूवी के अंदर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एनिमेटेड वे के अंदर दिखाई गई थी और काफी सुंदर भी था। खैर, इन तीनों को तो नर्क के दरवाजे के अंदर से जाते हुए हेडीज के महल तक पहुंचना था, लेकिन वहां पे जाने से पहले इन्हें एक दूत का सामना करना था जो कि इन्हें अंदर भेज सकता था। ये
तीनों धक्का मुक्की करके आगे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो दूत खड़ा था वो इन तीनों को अंदर जाने नहीं देता है, क्योंकि ये तीनों जिंदा थे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आत्माएं ही क्रॉस कर सकती थी। ये तीनों कुछ पैसे भी निकालते हैं ताकि वो इस दूत को दे सके, लेकिन ये दूत बिल्कुल बात नहीं मानता और इन तीनों के पीछे एक बहुत ही भयानक सा मॉन्स्टर छोड़ देता है। गाइस, अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर देखी है तो उसका फर्स्ट पार्ट याद करिए, जहाँ पे एक 3 सर वाला बहुत बड़ा डॉग था। सेम टू सेम इस डॉग को भी यहाँ पे ला दिया गया है। अगर अब तक भी आपने हैरी पॉटर की सीरीज नहीं देखी है तो आप मेरे ब्रदर यानी कि हितेश नागर के चैनल पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पे आपको हैरी पॉटर की सारी सीरीज बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होके मिलेगी। बैक टू द पर्सी जैक्सन, ये तीनों ही बच्चे भाग रहे थे। पता चलता है कि डॉग ने ग्रोवर को खा लिया है और पर्सी और एनाबेथ फुल स्पीड से भागने लगते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि जब पर्सी ऑलमोस्ट गिर गया था और अब उसके पास फाइट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन तभी हल्का सा फॉग हटता है और पता चलता है कि एनाबेथ ने इतने बड़े डॉग को शांत कर दिया है और उसके कान के नीचे उसे प्यार करने लगी थी। ऐसा करने से इन डॉग्स को नींद आ जाती है और वो डॉग्स वहीं पे बैठ के सो जाते हैं। ग्रोवर उनके मुंह से निकल के बाहर आ गया था और उन डॉग्स को बहुत बुरा भला कहता है। एनाबेथ कहती है कि मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं सुला पाऊंगी, तुम दोनों जल्दी ऊपर जाओ। ग्रोवर ने जो शूज पहन रखे थे उसकी मदद से वो पर्सी को ऊपर ले जाता है, लेकिन इतनी ही देर में वो तीनों बड़े बड़े डॉग्स उठ जाते हैं। इन्हें लगा था कि शायद एनाबेथ ऊपर नहीं आ पाएगी, कोई तो गड़बड़ हो गई है, लेकिन ये डॉग इतना बड़ा जंप करते हैं कि एनाबेथ भी सीधी इसी पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाती है और अब इन डॉग्स को भगाने के लिए ग्रोवर के हाथ से बॉल लेके वो पानी के अंदर फेंक देती है, जिससे कि वो डॉग भी चले जाते हैं। ऐसा एनाबेथ इसलिए कर पाई थी क्योंकि उसके पास में भी एक टाइम पे एक डॉग था। अब इन तीनों को ही सामने हेडीज का महल दिखने लगा था। सीन एक बार फिर से पास्ट के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि पर्सी की मॉम इस नई जगह पे एक नई स्कूल के अंदर क्वेरी कर रही थी, जहाँ के प्रिंसिपल पर्सी का एडमिशन लेने से मना कर देते हैं। वो बताते हैं कि पर्सी थोड़ा सा स्पेशल बच्चा है, वो हमारे जैसे नॉर्मल बच्चों के स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। पर्सी की माँ ये बात सुन के बहुत भड़क जाती है कि आखिर मेरे बच्चे ने ऐसा किया क्या है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। जहाँ पे ये प्रिंसिपल बताता है कि लास्ट स्कूल से मैंने काउंसलर से डिटेल्स निकलवाई थी, वहाँ के काउंसलर ने बताया था कि पर्सी को कुछ स्पेशल हेल्प की जरूरत है, वो अलग अलग सी ड्राइंग बना पाता है और ऐसी चीजें नॉर्मल बच्चे नहीं करते हैं। पर्सी की माँ कहती है कि ये बहुत आम बात है, बच्चा है वो कुछ भी बना सकता है और आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं इतनी दूर से शिफ्ट होके आ गई हूँ और अब तो आपको कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। सीन जिसके बाद में प्रेजेंट में आ जाता है। यहाँ पे हम इन तीनों को देखते हैं जो कि हेडीज के महल तक जाने से पहले एक जंगल के अंदर फंस जाते हैं, जहाँ पे इन्हें अलग ही तरीके के इंसान दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये इंसान इन्हीं की तरफ देख रहे हैं, लेकिन एनाबेथ को इनके बारे में पता था कि ये इंसान नहीं है बल्कि यहाँ पे अटकी हुई आत्माएं हैं। जब उनके पैरों को देखा जाता है तो वो पूरी तरीके से जड़ों में बदले हुए थे, यानी कि रूट्स में एक पेड़ और ऊपर एक इंसान। ऐसा इनके साथ इसलिए हुआ है क्योंकि जो भी लोग मरने के बाद में या फिर कह सकते हैं कि मरने से पहले उन्होंने कुछ बुरा काम किया है या किसी चीज का उनमें गिल्ट है, तो यहाँ आने के बाद वो अटक जाते हैं और कभी भी मुक्त नहीं हो पाते। तो यहीं पे ही वो सारे के सारे ऐसे स्टेचूज बने हुए थे। अब ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि एकदम से एनाबेथ भी यहीं पे अटक गई है, उसके पैरों में भी जड़ें आ गई थी। पर्सी एनाबेथ से कहता है कि आखिर तुम्हें किस चीज का गिल्ट है, तुम कैसे अटक गई? जहाँ पे एनाबेथ कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे फादर मेरी जरूर हेल्प करेंगे, तुम बस एक बार अपनी मॉम को ले आओ, उसके बाद हम सारी चीजें ठीक कर देंगे। और वो खुद का एक मोती भी पर्सी को लौटा देती है, क्योंकि पहले इनके पास में 4 मोती थे। ग्रोवर को जब डॉगी ने खाया था तो उसका एक मोती भी गायब हो गया था, यानी कि अब इन तीनों के पास में सिर्फ एक ही मोती था। जिसके बाद में ग्रोवर और पर्सी दोनों ही एनाबेथ को छोड़ के आगे बढ़ते हैं और ये दोनों ही एक बहुत बड़ी रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही तरीके का बवंडर आ रखा था जो कि चीजों को अपनी तरफ खींच रहा था। ग्रोवर के पैरों में वो शूज थे, इसी के चक्कर में ग्रोवर खिंचता चला जा रहा था और वहाँ का बहाव इतना तेज था कि ऑलमोस्ट ग्रोवर को लेके ही जाने वाला था, लेकिन उससे पहले उसके शूज खुल जाते हैं और ये दोनों बच जाते हैं। लेकिन इन्हें कुछ आवाज आती है जैसे कि कोई मेटल की चीज हो। पर्सी जब अपना बैग खोल के देखता है तो ग्रोवर और पर्सी को विश्वास ही नहीं होता कि आखिर जिस चीज के पीछे इतना बड़ा बवाल चल रहा है, यानी कि मास्टर बोल्ट, वो पर्सी के बैग के अंदर है। आखिर वो पर्सी के पास में कैसे आया? तब पर्सी कहता है कि ये बैग मुझे एरियस ने दिया था, लेकिन आखिर वो मुझे क्यों ट्रिक करने की कोशिश करेगा? तब ये थोड़ी बहुत गुत्थी सुलझाते हैं कि आखिर एरियस ने कुछ तो ऐसा किया है जिसके चक्कर में वो मुझे फंसाना चाहता है और ताकि ये बोल्ट सीधा जाके हेडीज को मिल जाए, यानी कि एरियस और हेडीज आपस में मिले हुए हैं। सीन एक बार फिर से पास्ट के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि पर्सी की माँ पर्सी को समझाने की कोशिश करती है कि वो अब यहाँ पे रहेगा तो काफी सारी चीजें बदल जाएंगी, वो नई नई चीजों को सीखने की कोशिश भी कर सकता है, उसके लिए यहाँ पे नए फ्रेंड्स बन जाएंगे। लेकिन पर्सी को ये सब चीजें नहीं पसंद आ रही थी। लेकिन पर्सी की माँ कहती है कि हमें एक बार तो मौका देना चाहिए ना, हम इस बार यहीं पे रहेंगे और मैंने सोच लिया है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पर्सी बहुत ज्यादा उदास था, लेकिन पर्सी की माँ कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे छोटे से पर्सी को बाकी की दुनिया, बाकी के डेमीगॉड्स मॉन्स्टर से उसे बचाना था। सीन जिसके बाद में वापस से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होता है। यहाँ हम देखते हैं कि पर्सी और ग्रोवर दोनों ही मिलके हेडीज के नर्क के बहुत ही बड़े महल के अंदर पहुंच चुके थे। अब गाइस मूवी के अंदर स्टोरी बिल्कुल अलग थी। उस वक्त हेडीज के साथ में उसकी एक वाइफ भी दिखाई गई थी और साथ ही में ये दिखाया
गया था कि उसकी वाइफ उससे बहुत ज्यादा परेशान है, वो इन बच्चों की मदद करती है और उसकी माँ को भी जाने देती है। लेकिन इस सीरीज के अंदर कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी कि दिखाया जाता है कि ये दोनों जब चल के हेडिस के महल तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर हेडिस खुद आता है, जहाँ पे पर्सी बिना एक भी सेकंड गवाए डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करता है कि उसे अपनी मॉम वापस चाहिए। जहाँ पे हेडिस कहता है कि अरे तुम तो जस्ट आए हो, बातचीत तो करो मुझसे, तुम्हारी मॉम तो यहीं पे है, आओ मुझे फॉलो करो। जब ये बच्चे हेडिस का पीछा करते हुए एक जगह पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पर्सी की मॉम पूरी की पूरी एक स्टैचू में बदली हुई है। पर्सी कहता है आखिर तुमने ये क्या किया मेरी माँ के साथ। जहाँ पे हेडिस बताता है कि तुम्हारी माँ की मैंने जान बचाई है, ये ऑलमोस्ट मरने वाली थी, अब आखिर मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जहाँ पे अब पर्सी कहता है कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तुम एरियस के साथ में मिले हुए थे, तुम्हें मास्टर बोल्ट चाहिए थी, इसलिए तुमने ये सारी चीजें करी और वो मास्टर बोल्ट अभी मेरे पास में है, लेकिन मैं वो मास्टर बोल्ट तुम्हें नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी मॉम को छोड़ दो। जहाँ पर हेडिस कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, मैंने कब कहा कि मुझे मास्टर बोल्ट चाहिए, मुझे तो मास्टर बोल्ट कभी चाहिए ही नहीं था, बल्कि मुझे तो मेरा हेलमेट चाहिए था जो कि एरियस के पास में है। पर्सी कहता है वेट अ मिनट, ये सब चीजें कैसे हो सकती है, आप और एरियस तो आपस में मिले हुए थे ना। और ये सब बातें पर्सी के ड्रीम में पहले से ही आ चुकी थी और ये सब बातें क्रोनोस कर रहा था। असल के अंदर क्रोनोस इन सारे देवताओं का बाप था, यानी कि टाइटन, और उसी ने इन देवताओं को बनाया था। जहाँ पे अब हेडिस कहता है कि अगर तुम ऐसी बात कह रहे हो तो इसका मतलब है कि क्रोनोस वापस आना चाहता है, और अगर क्रोनोस वापस आना चाहता है तो इसका मतलब है कि तुम ये मास्टर बोल्ट मुझे दे दो ताकि मैं सबकी हेल्प कर सकूं और सबको बचा सकूं, क्योंकि वॉर आने वाली है। पर्सी कहता है कि मुझे आपका ये सेकंड ऑप्शन नहीं चाहिए, मैं आपको मास्टर बोल्ट कभी नहीं दूंगा, बल्कि अगर आपको आपका हेलमेट चाहिए एरियस से तो मैं वो आपको लाके दूंगा और इसके बदले में आप मुझे मेरी मॉम को वापस लौटा दोगे। जहाँ पे हेडिस इस बात के लिए तैयार हो जाता है और उसी वक्त पर्सी और ग्रोवर अपनी अपनी मोतियों को जमीन पे फेंक के वापस से प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं। सीन जिसके बाद में वापस से पास्ट के अंदर शिफ्ट होता है। यहाँ हम पर्सी की माँ को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाली थी, अपने बेटे को वापस से एक नई जगह पे रख रही थी। ये सारी चीजें उसके लिए बहुत डिफिकल्ट थी, इसी के लिए उसने एक तरीके का काम किया, उसने ग्लास के अंदर माचिस को जला के डाल दिया, जिससे कि पहली चीज तो ये हुई कि बाहर बहुत ज्यादा तूफान आ गया, बारिश आ गया, और साथ ही में सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पे देवता आ गए, वो गॉड जो कि पर्सी के फादर थे, यानी कि पोसाइडन। पर्सी की माँ अब अपने हस्बैंड से बात करती है कि आखिर मैं इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, मैं इन सब चीजों को अकेले नहीं हैंडल कर पा रही हूँ, आखिर मैं ये सब चीजें कैसे करूँ। जहाँ पे पोसाइडन उसे समझाते भी है कि हाँ मैं समझ पा रही हूँ कि तुम्हारे लिए चीजें कितनी डिफिकल्ट है, हम दोनों के लिए कितने डिफिकल्ट है, पेरेंटिंग करना इतना ज्यादा आसान बात नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से कर लोगी और तुम सब चीजों को संभाल भी लोगी। पर्सी की मॉम बताती है कि काफी सारे लोग उसे देख चुके हैं, इवन उसने भी डेमीगॉड्स को देखा है, मैं उसे लोगों से बचा नहीं पा रही हूँ, अब उसे कैंप के अंदर भेज देना चाहिए। कैंप यानी कि गाइस वो जगह जहाँ पे ये सारे के सारे डेमीगॉड्स रहते थे, जैसा कि हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक पोसाइडन को ये चीज ठीक नहीं लग रही थी, उसे लग रहा था कि शायद अभी थोड़े टाइम तक उसे बचा के रखना चाहिए इसी दुनिया के अंदर और बाद में उसे कैंप भेज दिया जाएगा। इन दोनों को ही पता था कि उनका बच्चा बहुत ज्यादा समझदार है। पर्सी की माँ पोसाइडन को बताती है कि मेरे बेटे को जब ये चीजें पता चलेगी तो उसे बहुत गलत तरीके से चीजें पता चलेगी, वो जैसा नहीं है उसे वैसी चीजें बताई जाएगी, उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, वो ये चीजें जाने उससे पहले उसे मैं बताना चाहती हूँ कि वो क्या है और इन सब चीजों से परे है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन ये सब चीजें उसे सही तरीके से बतानी पड़ेगी। इतनी ही देर में सीन यहाँ प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। इस वक्त पर्सी और ग्रोवर दोनों ही प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुके थे और इस वक्त इनके सामने एनाबेथ भी थी। अब एनाबेथ को भी अर्थ पे ले आया गया था जो कि एरिस उसे लेकर आया था। अब यहाँ पे पर्सी को एरिस का गेम समझ में आ गया था कि ये सब कुछ एरिस ने असली के अंदर मास्टर बोल्ट चुराने के लिए ही किया था, लेकिन ये सारा नाम पर्सी के ऊपर डाल के किया था ताकि सब कुछ पर्सी के ऊपर आ जाए ये बात कि पोसाइडन के बेटे ने मास्टर बोल्ट चुराई है और एरियस ने उसे सही हाथों में ले लिया है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार सेकंड लास्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से पर्सी जैक्सन के 8th एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। पर्सी जैक्सन के लास्ट एपिसोड में हमें ये बात पता चल गई थी कि हेडिस को तो कभी मास्टर बोल्ट चाहिए ही नहीं था, बल्कि ये सारा किया धरा एरियस का था। एरियस के पास में पहले से ही मास्टर बोल्ट थी और उसने पर्सी को फंसाने के लिए उसके बैग में मास्टर बोल्ट रख दी थी और अब आखिरकार पर्सी और एरियस आमने सामने आ चुके थे। इसी कंटिन्यूटी के साथ में पर्सी जैक्सन सीजन 1 के आखिरी एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पर्सी एरियस के एकदम सामने खड़ा है। एरियस जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करता है और पर्सी जो कि छोटा सा है जिसे कि फाइट करना भी नहीं आता है, तो आखिर वो क्या करेगा। लेकिन हमें एक फ्लैशबैक के अंदर ये दिखाया जाता है कि इस वक्त पर्सी को ल्यूक एक ट्रेनिंग दे रहा था कि आखिर गॉड आपस में कभी भी लड़ सकते हैं, इनके बीच कभी भी नहीं बनती और तुम्हें कभी भी फाइट की जरूरत पड़ सकती है। जहाँ पे पर्सी का कहना था कि आखिर तुम मुझे क्यों सिखा रहे हो, मैं कभी भी नहीं फंसूंगा, तुम लोग मेरे साथ हो और गॉड आपस में झगड़ते हैं तो इससे हमारा क्या लेना देना। लेकिन ल्यूक कहता है कि तुम्हें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, कब कौन सी सिचुएशन तुम्हारे सामने आ जाए तुम्हें कभी नहीं पता। यानी कि
पर्सी को अगर किसी ने लड़ना सिखाया था तो वो ल्यूक ही था। जिसके बाद हम देखते हैं कि पर्सी अब एरियस के सामने खड़ा था, लेकिन लड़ने से पहले पर्सी ने एक शर्त रखी, जो भी दोनों में से एक दूसरे का खून पहले निकालेगा वो ही इस मास्टर बोल्ट और साथ ही में हेडिस के डार्कनेस के हेलम का विजेता होगा। इस बात को सुन के एरियस बहुत जोर जोर से हंसता है और कहता है कि तुम बच्चे के बच्चे ही रहोगे, तुम्हें पता भी है कि मैं किस तरीके से फाइट करता हूँ। पर्सी कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे फाइट करते हो, लेकिन अगर मैं जीत गया तो ये दोनों ही चीजें मेरी हुई और तुम अपने वर्ड्स पे कायम रहोगे। जिसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। साफ पता चल रहा था कि पर्सी बहुत बुरी तरीके से पिट रहा है, लेकिन तभी एरियस ने एक बहुत बड़ी गलती करी, उसने पर्सी को उठा के पानी के अंदर फेंक दिया। अब पर्सी की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो पानी ही तो थी, क्योंकि वो पोसाइडन का बेटा था, यानी कि पानी के देवता का। जिसके बाद तो पूरे के पूरे समुद्र ने उसकी मदद करी। एक इतनी बड़ी लहर आके सीधा एरियस के ऊपर गिरी कि एरियस सीधा जमीन के अंदर घुस गया और पर्सी को तो खरोच तक भी नहीं आई, बल्कि वो तो और ज्यादा पावरफुल बन गया। वो सीधा खड़ा हुआ और एरियस के पैर को काट डाला। इस बात से अब ये साफ चीज हो गई थी कि पर्सी जीत गया है। यानी कि एक चीज ऐसी भी थी कि पर्सी चाहता तो एरियस का गला काट सकता था, उसे मार सकता था, लेकिन पर्सी ने ऐसा कभी नहीं किया। अब तो ग्रोवर और एनाबेथ भी आ गए थे पर्सी को हेल्प करने के लिए। एरियस को इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पर्सी ने सारी गुत्थी सॉल्व कर ली थी कि क्रोनोस ने ही एरियस को कहा था उसके लिए सारी चोरियां करने के लिए। जहाँ पे एरियस जाने से पहले कहता है कि पर्सी, तुमने एक चीज को बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ टाइम का एक एनिमी पाल लिया है, मैं तुमसे दुश्मनी जिंदगी भर निभाऊंगा। जिसके बाद में एरियस चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो हेडिस का चुराया हुआ एक हेलमेट वहीं पे छोड़ जाता है, जो कि डार्कनेस का था, और यही तो हेडिस को चाहिए था। जिसके बाद में पर्सी, एनाबेथ, ग्रोवर अपने ही सामने बने हुए एक घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पे हेडिस की भेजी हुई एक मॉन्स्टर पहले से ही खड़ी थी। इस मॉन्स्टर को हमने पहले भी देखा था, जो कि हेडिस के लिए काम करती थी। पर्सी आराम से उस हेलमेट को हेडिस के लिए लौटा देता है और कहता है कि हेडिस को कहना कि वो अपने वादे पे बना रहे, यानी कि वो पर्सी की माँ को वापस से बिल्कुल सही सलामत भेज दे। लेकिन ये मॉन्स्टर जाने से पहले पर्सी को कहती है कि वो तो अपना वादा निभा लेंगे, लेकिन वो जब तक आएगी तब तक क्या ये दुनिया भी जिंदा बच पाएगी या सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब था कि अब पर्सी लेट हो गया है और उसे जल्द से जल्द ज़्यूस के पास जाना था, मास्टर बोल्ट देनी थी और सारी की सारी वॉर को रुकवाना था। ग्रोवर और एनाबेथ भी पर्सी से यही बात करते हैं कि अब आखिर तुम क्या करोगे, तुम अगर ऊपर गए तो ज़्यूस तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जहाँ पे पर्सी कहता है कि मेरा जिंदा रहना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ज़्यूस को ये बताना ज्यादा जरूरी है कि इन सब चीजों के पीछे क्रोनोस था। क्रोनोस ने ही मास्टर बोल्ट को चुरवाया था और इसी के साथ में वो वापस से आ रहा है एक बहुत बड़ी वॉर की प्लानिंग करके। ये बात अगर ज़्यूस को पता चल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। वॉर की चीजें छोड़कर वो क्रोनोस को रोकने के बारे में सोचे तो ज्यादा अच्छा होगा। एनाबेथ और ग्रोवर को पता था कि शायद पर्सी मर भी सकता है, इसी के कारण एनाबेथ अपने गले का नेकलेस निकाल के पर्सी को पहना देती है। जिसके बाद पर्सी अब एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर जाता है जिसके सबसे टॉप फ्लोर पे हेवन था, सारे के सारे देवता वहीं पे रहते थे। वहाँ का रिसेप्शनिस्ट पर्सी से पूछता है कि बताओ तुम्हें कब का अपॉइंटमेंट चाहिए, लेकिन पर्सी उसी वक्त मास्टर बोल्ट निकाल के बाहर रख देता है और कहता है कि मुझे कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, मुझे बल्कि ज़्यूस से अभी के अभी मिलना है। सीन एक बार वापस से पास्ट के अंदर ही शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे एक बार फिर से ल्यूक ने पर्सी को देवताओं के बारे में सब कुछ बताया था कि उनका अरेंजमेंट्स कैसे हैं, कौन कैसे काम करता है, आपस में वो लोग कैसे रहते हैं, उनके बीच में क्या क्या चीजें होती है, और साथ ही में अपनी दोस्ती के बारे में भी अच्छा खासा वादा किया था कि वो उसके हमेशा साथ ही रहेगा। गाइस, जो पर्सी जैक्सन की मूवी थी उसके अंदर देवताओं की जगह बहुत ही सुंदर दिखाई गई थी। साथ ही में जो देवता थे उनके साइज भी बहुत बड़े बड़े दिखाए गए थे, और जो इंसान थे उन्हें बहुत ही छोटा छोटा सा यानी कि चींटी के जितना दिखाया गया था। साथ ही में उनका ड्रेसअप वगैरह भी था। लेकिन इस सीरीज के अंदर गाइस थोड़ी सी चीजें बदली हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो गॉड है, गॉड ऑफ ज़्यूस, गॉड ऑफ पावर, गॉड ऑफ लाइट, उन्हें एक फॉर्मल सूट के अंदर बिठाया गया है। तो खैर ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है। और इसी के साथ में जो गॉड है वो भी ब्लैक रखे गए हैं। अगर आप लोगों ने लूसीफर देखी होगी तो उनके गॉड भी आपको ध्यान होगा गाइस, वो भी ब्लैक थे। साथ ही में यहाँ पे जो ज़्यूस है वो भी ब्लैक ही है। तो ठीक है, वो ब्लैक पब्लिक को थोड़ा अट्रैक्ट करने की ट्रिक्स है। खैर, बैक टू द पर्सी जैक्सन। यहाँ पे अब पर्सी ज़्यूस के सामने पहुंच गया था और उनके सामने बोल्ट को निकाल के देता है और बताता है कि मैंने आपकी बोल्ट नहीं चुराई थी, बल्कि इसे किसी और ने चुराया था, और इन सब की चीजों के पीछे कौन है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जहाँ पे ज़्यूस पर्सी को कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा सिर्फ और सिर्फ इस बोल्ट के चक्कर में, तो तुम अपनी जिंदगी को लो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन पर्सी वहाँ से जाता नहीं है, बल्कि बोलना शुरू करता है कि मुझे आपको सब कुछ बताना है, आप प्लीज वॉर को रोक दीजिए। इन सब चीजों के पीछे क्रोनोस है, क्रोनोस वापस आने वाला है। उसी ने एरियस के थ्रू हेडिस का एक हेलमेट चुराया था, इसी के साथ में मास्टर बोल्ट को भी चुराया था, ताकि आप लोग आपस के अंदर फाइट करे, वॉर करे, और उसके बाद में क्रोनोस आ जाए और आप लोगों से भी वो फाइट करे। लेकिन ये सारी बातें ज़्यूस नहीं सुनता, नहीं समझता, और ऊपर से बहुत तेजी से गुस्सा करता है, और साथ ही में ऑलमोस्ट पर्सी को मारने ही वाला था, और ये बताते हुए कि वॉर तो होके ही रहेगा, तुम जितनी भी बातें बता रहे हो सब फालतू है, और मैं तो वॉर करके ही रहूंगा। लेकिन तभी उस वार से पर्सी को उसके फादर यानी कि पोसाइडन खुद बचा लेते
हैं। गॉड अब ज़्यूस के सामने आ गए थे और साथ ही में ये कहते हैं कि मैं खुद सरेंडर करता हूँ, अगर तुम चाहते हो मुझसे फाइट करना तो मैं आगे होके तुमसे सरेंडर कर लूंगा। ये सारी बातें तुम सारी काउंसिल के अंदर बता देना, लेकिन इससे पहले हमें ये ज्यादा जरूरी है सोचना कि क्रोनोस वापस आ गया है। अगर क्रोनोस वापस आ जाता है तो हम लोगों को उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वॉर हम दोनों के बीच की नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड को बचाने के बीच की होनी चाहिए। क्रोनोस को रोकना होगा। इस बातों को सुन के ज़्यूस थोड़ा सा शांत हो जाता है, क्योंकि वो तो हमेशा से जीतना चाहता था पोसाइडन से, और अब जब पोसाइडन अपने बेटे के चक्कर में पहले सरेंडर कर चुका था तो वो ज़्यूस से हाथ मिलाने के लिए भी तैयार ही था। ज़्यूस ये सारी बातें सुन के बहुत स्ट्रेंज फील कर रहा था कि आखिर तुम अपने बेटे के लिए कैसे ये सारी चीजें कर सकते हो, जबकि ये तो एक भुलाया हुआ बेटा है, एक फॉरबिडन चाइल्ड है। पोसाइडन बताते हैं कि ये मेरा बेटा है, बिल्कुल आप ही की बेटी जैसा, जो कि बहुत ज्यादा ब्रेव थी। यहाँ पे थालिया की बात हो रही थी गाइस, जो कि एक पेड़ में बदल चुकी थी, लेकिन थे तो आखिर इन दोनों के ही बच्चे वो। ज़्यूस पोसाइडन को ये भी कहता है कि हम जल्दी काउंसिल बुलाएंगे जिसके अंदर क्रोनोस के वापस आने के बारे में मीटिंग करी जाएगी, जिसके बाद में ज़्यूस यहाँ से चला जाता है और पोसाइडन अब यहाँ पे था। पहली बार पर्सी अपने बाप से मिल रहा था। हालांकि पर्सी को गुस्सा भी था, लेकिन वो कर क्या सकता था, आखिर थे तो वो भगवान ही। इसी के कारण वो बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है और सर करके बात करता है। साथ ही में क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपने कभी ड्रीम देखा है। तो पोसाइडन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम लोग ड्रीम देखते हैं। तो पर्सी कहता है कि लेकिन एरिस ने तो मना किया था कि गॉड कभी भी ड्रीम नहीं देख सकते हैं। तो जहाँ पे पोसाइडन कहता है कि तुम एरिस से दूर रहो, वो एक नंबर का बेवकूफ है, और हाँ हम लोग ड्रीम देख सकते हैं। जहाँ पे पर्सी कहता है कि क्या आपने कभी मेरी माँ का ड्रीम देखा है, क्या आप उन्हें कभी याद करते हैं, क्योंकि पर्सी हमेशा से यही चाहता था कि पर्सी की माँ उसके फादर के साथ में रहे, ये लोग एक फैमिली की जैसे रहे। लेकिन पर्सी के फादर पोसाइडन एक देवता है, उनकी खुद की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वो नहीं कर सकते हैं। और जब से इंसानों से मिलना देवताओं को बंद किया गया तब से ये सारी चीजें क्रिएट हुई, लेकिन वो अपने बच्चे का ध्यान तो हमेशा रखते ही है और आगे भी रखेंगे। और अब जब पर्सी ने एक इतना बड़ा काम किया, यानी कि पूरी की पूरी वॉर को रोक दिया, तो ये सब के लिए एक बहुत ही प्राउड मूवमेंट था। पर्सी के फादर यानी कि पोसाइडन अब पर्सी को वापस से अर्थ पे भेज देते हैं। पर्सी अब सीधा अपने कैंप के अंदर पहुंच चुका था, जहाँ पे सारे बच्चे उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि आखिरकार उसने क्वेस्ट को सॉल्व कर लिया, उसने मास्टर बोल्ट को ज़्यूस को लौटा दिया, साथ ही में वॉर को भी रोक दिया। एनाबेथ आके सीधी पर्सी के गले लग जाती है, क्योंकि इस वक्त एनाबेथ पर्सी को कुछ बताना चाहती थी कि क्लैरिस के बारे में ये लोग सबूत जुटा रहे हैं। इन्हें अब तक तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन जल्द ही इन्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये सारी बातें अब ये लोग डायरेक्टर से भी करेंगे, ताकि वो भी क्लैरिस के बारे में सब कुछ पता लगा सके, यानी कि एरिस की बेटी, क्योंकि ऑफ कोर्स इन दोनों ने मिलकर ही सब कुछ किया था। ये बातें अब ल्यूक से भी होती है, जहाँ पे ल्यूक कहता है कि आज शाम की पार्टी के अंदर, जहाँ पे सब लोग सेलिब्रेशन करते रहेंगे, हम उस वक्त क्लैरिस के सच को सबके सामने बाहर ले आएंगे और उसे बाहर भी नहीं जाने देंगे। ल्यूक, एनाबेथ और पर्सी आपस के अंदर सब कुछ तय कर चुके थे कि आखिर क्लैरिस का सच कैसे सबके सामने बाहर निकालना है। इस वक्त शाम हो गई थी, हर तरफ सेलिब्रेशन चल रहा था पर्सी के वापस आने का, और हर तरफ पटाखे वगैरह फूट रहे थे। लेकिन इस वक्त ल्यूक अलग ही खड़ा था पर्सी के साथ में और उसे कुछ बात बताने के लिए लाया था। लेकिन इसी वक्त पर्सी को कुछ चीजें क्लिक होती है। वो कहता है कि अब तक तुमने क्लैरिस को कुछ बताया क्यों नहीं है, क्लैरिस यहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है, तुमने डायरेक्टर को क्यों नहीं क्लैरिस के बारे में बताया है, क्योंकि तुम खुद कल्प्रिट हो। क्योंकि अब तक भागने वाला इंसान भाग चुका होता, उसने अगर गलती की ही नहीं है तो वो भागती ही नहीं, बल्कि एरिस के साथ में तुम मिले हुए, क्रोनोस के साथ में तुम मिले हुए हो, सारी की सारी चीजें तुमने ही करी है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। ये सब चीजें पर्सी को तब क्लियर होती है जब उसे भविष्यवाणी याद आती है, क्योंकि भविष्यवाणी की हर एक स्टेज की चीजें पर्सी के सामने आती जा रही थी। आखिरी में बस एक ही वर्ड था कि तुम्हें तुम्हारा दोस्त बिट्रे करेगा, यानी कि तुम्हें धोखा देगा, और वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि ल्यूक था। ल्यूक ने मास्टर बोल्ट को चुराया था। अब जब ल्यूक के सामने ये सारी चीजें आ गई थी, तब जाके वो अपना सच बताने लगता है कि हाँ ये सारी चीजें उसने ही करी थी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर था। उसके पेरेंट्स यानी कि जो देवता थे, उन्होंने अपने डेमिगॉड्स बच्चों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रखा था। आपस में बस वो लोग लड़ते ही रहते थे और उसके चक्कर में डेमिगॉड्स का जीवन बर्बाद हो रहा था। ये सब कुछ ल्यूक के दिमाग में क्रोनोस ने भरा था। क्रोनोस यानी कि इनके ग्रैंडफादर, देवताओं के भी बाप। ल्यूक का पूरा दिमाग खराब कर दिया गया था। ल्यूक कहता है कि अब हम जाके क्रोनोस से मिलेंगे, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हम सारे डेमिगॉड्स मिलके सारी गॉड्स के ऊपर अटैक कर देंगे, उसके बाद ये सारी दुनिया हमारे कब्जे में हो जाएगी। हमें कभी छुप छुप के नहीं रहना पड़ेगा, हमारी अलग दुनिया नहीं होगी, बल्कि ये सारी दुनिया ही हमारी होगी। पर्सी की तो ये बातें सुन के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ल्यूक ये तुम सब क्या कह रहे हो। साथ ही में ल्यूक के पास एक ऐसी तलवार भी थी जिससे कि वो कैंप के दरवाजों को काट रहा था, यानी कि बाहर से कोई भी मॉन्स्टर अंदर की तरफ आ सकता था। पर्सी ल्यूक को ऐसा करने से रोक रहा था और इसी वक्त पता चलता है कि यहाँ पे सारी की सारी बातें एनाबेथ भी खड़ी होकर सुन रही थी। एनाबेथ इनविजिबल हो रखी थी, और जब ल्यूक को पता चलता है कि एनाबेथ जो कि बिल्कुल उसकी बहन की जैसे है, उसे ये सब कुछ पता चल गया है, तो ल्यूक को बहुत बुरा लगता है और वो एक बार फिर से समझाता है कि तुम पर्सी मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों मिलके बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनेंगे, क्रोनोस के साथ मिलके सारे देवताओं को हरा सकते हैं, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन पर्सी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि पर्सी और एनाबेथ दोनों मिलके जब ल्यूक के ऊपर अटैक करने वाले थे, तो ल्यूक अपनी जान बचाने के लिए कैंप के दरवाजे से सीधा बाहर की तरफ भाग जाता है, यानी कि इन
इन सारी चीजों का काम तो ल्यूक ने करा था, सब चीजें उसने चुराई थी। गाइस ये सेम चीज पर्सी जैक्सन की मूवी के अंदर भी थी, यानी कि लास्ट के अंदर रिवील यही होता है कि ल्यूक ने ये सब कुछ चोरी वगैरह करी थी, जिसके बाद में सीन कुछ टाइम बाद के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अब सारे बच्चे अपने अपने घर जा रहे थे कैंप के कुछ टाइम के ब्रेक के लिए, जहाँ पे जो मिस्टर बर्नर थे वो भी पर्सी को लेके बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे, बहुत अच्छा फील करते हैं कि पर्सी ने इतना कुछ करा, सब कुछ सॉल्व कर दिया, उसके दोस्त ने भी उसे बिट्रे किया, इतनी बड़ी लंबी जर्नी करी, तो पर्सी को लेके सब बहुत प्राउड कर रहे थे। उनका एक और डायरेक्टर था जो कि बहुत ही कॉमेडियन था, क्योंकि उसे पर्सी का कभी नाम याद रहता ही नहीं था। आखिर के अंदर सब एक दूसरे को गुड बाय करते हैं। एनाबेथ यहाँ पे थालिया को गुड बाय करके जाने लगती है, साथ ही में पर्सी को भी कहती है कि हम वापस जरूर मिलेंगे, अगले साल तो पक्का मिलेंगे इसी जगह पे। अब तक यहाँ पे ग्रोवर भी आ गया था, जिसे कि अब सीज ऑफ पैन ढूंढने का काम दे दिया गया था, यानी कि ग्रोवर की जो एक स्पीशीज थी या फिर वो जिस तरीके का डेमीगॉड था, इन खास लोगों के लिए एक अलग ही तरीके का क्वेस्ट होता था, जिसके लिए ग्रोवर हमेशा से प्रैक्टिस कर रहा था, उस चीज का क्वेस्ट उसे दे दिया गया था। अब ये तीनों बहुत खुश थे और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि ये बाहर की दुनिया में मिलेंगे और इसी के साथ में अगले साल वापस से कैंप के अंदर ही मिलेंगे। ये तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। पर्सी वापस से लौट के जब अपने घर आता है तो इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पे भी अपनी मॉम नहीं दिखती। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मॉम की आवाज आती है, वो अपनी मॉम से गले लग जाता है। उसकी मॉम पूछती भी है कि आखिर हुआ क्या, जहाँ पे पर्सी बताता है कि एक बहुत लंबा ड्रीम था, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसी के साथ दिखाया जाता है कि एकदम से उसकी मॉम कहती है कि अब खुद की आंखें खोलो, यानी कि पर्सी के सामने एक बार फिर से एक और ड्रीम आता है और इस वक्त क्रोनोस उसकी आंखों के सामने था। जैसे कि हर बार पूरे सीजन के अंदर पर्सी को क्रोनोस के सपने आते थे, तो इस बार भी क्रोनोस उसके सामने आ गया था और बताता है कि तुमने ही मेरे लिए इस दुनिया के दरवाजे खोले हैं, अगर तुम जिंदा रह गए और अगर तुमने वॉर को रोक दिया, तुम ही मेरे वापस आने की चाबी हो जो कि इस दुनिया में मुझे वापस ला सकता है। लेकिन पर्सी कहता है इस बार मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरूंगा, तुम मेरे सामने आओ, मुझसे फाइट करो और हिम्मत है तो मेरे होश में मेरे सामने आओ, तब मैं तुम्हें बताता हूँ। क्रोनोस ये सारी बातें कह के चला जाता है कि तुम्हें बस ये चीजें आसान लग रही है, लेकिन तुम आगे जाके देखना कि मैं वापस लौट के आ चुका हूँ। और तभी एकदम से पर्सी की आंखें खुलती है और वो उठते ही अपनी मॉम को बताता है कि इस बार फिर से मुझे सपना आया, जहाँ पे उसकी मॉम थोड़ी टेंशन में आ जाती है और एक कॉपी पेन लेके बैठ जाती है कि बताओ आखिर इस बार उन्होंने तुम्हें क्या कहा। जहाँ पे पर्सी कहता है कि हाँ मेरे ग्रैंडफादर ने कुछ तो कहा, तो पर्सी की मॉम कहती है कि वो तुम्हारी ग्रैंडफादर नहीं है, तुम उन्हें ऐसे मत बुलाया करो। लेकिन पर्सी अपनी मॉम को बिल्कुल भी टेंशन नहीं देता है और उन्हें कुछ ऐसी हंसी मजाक की बातें बता देता है, जहाँ पे पर्सी और उसके मॉम की वापस से इन दोनों की एक नई लाइफ स्टार्ट हो गई थी, सारी चीजें अच्छी चल रही थी। इसी के साथ में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया गया था कि पर्सी की मॉम का जो एक हस्बैंड था, यानी कि इस दुनिया के अंदर जो एक फालतू आदमी उसके साथ में रह रहा था, उन दोनों का डाइवोर्स चल रहा था। ये घर भी पर्सी की माँ का ही था, जिसपे ये आदमी हक जमाना चाहता था। लेकिन पता चलता है कि पर्सी की मॉम ने खुद के घर के दरवाजे चेंज करवा दिए थे, इसी के कारण ये आदमी दरवाजा खोल नहीं पाता। तभी उसे यहाँ पे एक पार्सल दिखाई देता है। अब गाइस ये वही पार्सल था जिसके अंदर पर्सी और उसके दोस्तों ने मिलकर मेड्यूसा के सर को ओलंपस भेजा था, लेकिन ओलंपस के अंदर मेड्यूसा के सर का कोई काम नहीं था, इसी के कारण उस सर को वापस से पर्सी के लिए भेज दिया गया था। अब ये बात इस आदमी को तो बिल्कुल नहीं पता थी, गलती से उसने वही बॉक्स को ओपन कर लिया और मेड्यूसा को देखते ही वो पूरा का पूरा पत्थर के अंदर बदल गया। और इसी के साथ गाइस ये शानदार पर्सी जैक्सन की सीरीज यहीं पे खत्म होती है। सीजन फर्स्ट यहीं पे खत्म होता है। सीजन सेकंड आने में गाइस थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब भी सीजन 2 आएगा मैं आप लोगों के लिए इसे वापस से लेकर आऊंगी। तो ये सीरीज आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।